नमस्ते साथियों, आइए स्पेसिस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। इससे पहले आपने देखा था कि बिहार ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करवा दिया था एक ही वीडियो में। उसी हिसाब से हम बिहार हिस्ट्री भी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें कि आपके पूरे बिहार हिस्ट्री को हमने लगभग कवर किया है। क्योंकि मैं पहले बता दूं कि बिहार हिस्ट्री में मैंने पहले डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग के जो एंशिएंट वाले सेक्शन हैं, जो कि बिहार से नेशनल स्तर पे चर्चा में रहते हैं, चाहे मौर्य हो गया, चाहे आपका मगध हो गया, ये सारा आपको, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये सारे आपको नेशनल हिस्ट्री में कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने उस सेक्शन को कवर किया है जो कि आपके बिहार से रिलेटेड है, और बिहार स्पेशल में मैक्सिमम सवाल आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार देखिएगा तो पूरा बिहार हिस्ट्री लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। इसमें आपके थ्योरीज भी कवर किए गए हैं, इसके साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर किए गए हैं। तो एक बार वीडियो देखने के बाद से लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा, तो आपके सारे डाउट जो थे क्लियर हो जाएंगे। अगर एक एक वीडियो से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, एक दिन में आपका बिहार हिस्ट्री कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अगर एक बार में वीडियोस में दिक्कत आ रहा है तो दूसरी बार देखिए, इसको एक दो बार करके आप देखिएगा। ठीक है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन्होंने बिहार ज्योग्राफी महामैराथन नहीं देखा होगा, मैं उसको भी नीचे पिन कर दे रहा हूँ कमेंट में, उसको देख लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और 17 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, चाहे बिहार का जो भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। एग्जाम के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितने प्रश्न यहाँ से आए हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मध्यकाल में बिहार की स्थिति क्या थी। सबसे ज़्यादा सवाल पूछने के चांसेस है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, लेकिन मध्यकाल में बिहार की स्थिति क्या हुआ करती है, इसकी माजरा को पूरा हम लोग समझते हैं। तो मध्यकाल में सबसे पहले सूफी संत वगैरह आते हैं। जैसे कि आपने संतों का नाम सुना होगा कि आपने सुना होगा कि चिश्ती सिलसिला था भारत में, फिरदौसी सिलसिला था, कादरिया। उसी प्रकार से एक सिलसिला पॉपुलर होता है बिहार में भी, और सबसे पॉपुलर सिलसिला कहा जाता है फिरदौसी सिलसिला। क्यों पॉपुलर होता है? क्योंकि जो इसके संत होते हैं, मखदूम सरफुद्दीन मनेरी इनका नाम रहता है। इनका जन्म मनेर शरीफ पटना में ही होता है, मनेर शरीफ में ही होता है, पटना के आसपास जगह है, 1290 में। इसीलिए ये आपको तीर्थ स्थल या फिर कह सकते हैं कि ये दर्शनीय स्थल बन जाता है, और ये यहाँ से सवाल बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे बिहार में पहले कौन से संत आते हैं, तो चिश्ती सिलसिले के आते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मैं बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है। बिहार में चिश्ती हो गया, कादरिया सिलसिला हो गया, सुहारवर्दी हो गया, मदारी सिलसिला, फिरदौसी, सारे के संत सक्रिय होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि बिहार में कौन से संत सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। तो याद रखिएगा, फिरदौसी सिलसिला बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता है। फिरदौसी सिलसिले का संत का भी नाम याद रखना है कि सरफुद्दीन मनेरी इनका नाम रहता है, मखदूम सरफुद्दीन मनेरी। इनका जन्म 1290 में मनेर में हुआ करता है। तो ये आपने क्या देखा कि चिश्ती सिलसिला को देख लिया आपने। अब आते हैं मिथिला के कर्नाट वंश पर। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना अब पूछा क्यों जाता है। नेपाल की तराई में मिथिलांचल में एक वंश शासन करता है जिसका नाम है मिथिला का कर्नाट वंश। और ये कर्नाट वंश के बारे में बीपीएससी में लगातार सवाल पूछे जाते हैं। 60-62 में भी पूछा गया और लगातार अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो जो सवाल यहाँ से बने हैं मैं बता दे रहा हूँ कि संस्थापक पूछता है कि मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। नान्यदेव एन संस्थापक थे। दूसरे शासक नरसिंह देव एन, और आखिरी शासक हरि सिंह एच, NNH यानी नान्यदेव संस्थापक, उसके बाद से नरसिंह देव, उसके बाद से हरि सिंह, 3 शासक हुआ करते हैं। तो संस्थापक का नाम याद रखिए नानदेव, और अंतिम शासक हरि सिंह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन याद रखना साथियों कि जब शासन नरसिंह देव का रहता है उस समय बख्तियार खिलजी का आपने नाम सुना होगा, जो बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी होता है। तो बख्तियार खिलजी नरसिंह देव पर भी आक्रमण उस समय करता है, लेकिन नरसिंह देव क्या करते हैं, बहुत चालाक आदमी, एक नजराना देके अपने आप को मुक्त कर लेते हैं और ये उसके गिरफ्त में नहीं आते हैं, तो साम्राज्य इनका छोड़ देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बिहार में ही अंतिम जो शासक था, मैंने कहा इसके हरि सिंह थे, और उस समय गयासुद्दीन तुगलक द्वारा क्या किया था, इसको समाप्त किया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक उस समय आता है, सेन वंश पे आक्रमण करता है, और सेन वंश के आक्रमण के क्रम में ही हरि सिंह पर भी आक्रमण करके इसको हरा देता है। इसकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये राजधानी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पूछेगा कि मिथिला या कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ है। साथियों याद रखना, सिमरावगढ़ क्या है, इसकी राजधानी है। सिमरावगढ़ इसकी राजधानी है। अगर पूछा जाए, पाल वंश भी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाल शासकों का जो क्षेत्र था बिहार और बंगाल था, और पाल वंश शासन से सवाल बन सकते हैं। सवाल ये पूछेगा, पाल वंश का कब शासन किया इन्होंने, 8वीं शताब्दी में किया। इसके संस्थापक का नाम याद रखिए, गोपाल इसका क्या था, संस्थापक था।
अब आते हैं कहाँ पर धर्मपाल इसके शासक इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेकर 810 ईसा पूर्व होता है और एक कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या है भाग लेता है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है भाई? कन्नौज उस समय प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। लोग मानते थे कि कन्नौज पर अधिकार करने के बाद से लगभग सभी क्षेत्रों पर अधिकार माना जाएगा। तो यहाँ पर कानपुर के आसपास कन्नौज हुआ करता है और तीनों तरफ से आक्रमण होते हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, पाल इधर से और इधर से प्रतिहार, तो कितने हो गए? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है और पाल की तरफ से इसी त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल शामिल होता है। तो पूछेगा कि कौन सा पाल वंश का शासक था जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, तो कहिएगा धर्मपाल था। धर्मपाल के लिए बारे में इंपॉर्टेंट लाइन एक है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है और सोमपुरी का धर्मपाल करवाया, जिसमें फोकस आपको विक्रमशिला पर करना है। यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, तो आपने कुमारगुप्त का नाम सुना, बसाया था। बाद में चलकर यही आपको बख्तियार खिलजी क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है जलाकर। ठीक है। देवपाल का शासनकाल आपका 810 से 850, शासनकाल याद नहीं करना है। इसने राजधानी अपनी मुंगेर बनाई। अब आगे आते हैं थोड़ा सा। अब इस समय क्या हुआ था कि यहीं पर एक उदंतपुरी में क्या बनता है, बिहार शरीफ में प्रसिद्ध मठ बनता है। और आगे आइएगा तो ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया है कि देवपाल जब शासक रहता है तो इंडोनेशिया जावा के एक शासक रहते हैं जिनका नाम तो होता है पालपुत्र देव। तो पूछेगा किस शासन ने 5 गांव दान में दिया नालंदा में ताकि एक बौद्ध विहार का निर्माण हो सके। तो याद रखना भाई कि देवपाल जो था, देवपाल जो है पाल वंश का शासक, इंडोनेशिया जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध करने पर 5 गांव दान में देता है नालंदा में ताकि एक बौद्ध विहार का निर्माण हो सके। ये सवाल पूछा है कि किसने दान दिया, तो देवपाल के समय ही दान दिया जाता है। किसको दिया गया? बालपुत्र देव को। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट VVI बख्तियार खिलजी के बारे में, जहां से एग्जाम में सवाल बनने की संभावनाएं रहती है और लगातार बीपीएससी में पूछा जाता है। पहला सवाल क्या बनेगा कि बिहार में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ करता है बिहार में। ठीक है। और तुर्क या फिर मुस्लिम सत्ता का संस्थापक भी इसी को माना जाता है। किसको? बख्तियार खिलजी को। इसने क्या किया? इसी से मुस्लिम युग का बिहार में शासन का प्रारंभ होता है और इसने उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। कैसे भाई? तो इसने जलाकर नष्ट कर दिया। सोचिए, कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जब इसने बनाया था, जिसे कुमारगुप्त ने बनाया था, जब ये जलाया था, नष्ट किया था, तो किस तरह से नष्ट किया था? तो जलाकर। ये भी पूछा जा सकता है, जलाकर। और जब जलाया था तो कहा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो पुस्तकें हैं लगभग वर्षों तक जलती रही, इतना इसमें पुस्तकें हुआ करती है और उस समय बिहार शिक्षा का केंद्र भी हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद आती है तो बिहार बंगाल पर सेन वंश का शासक होता है धीरे धीरे पाल वंश के बाद। उसके बाद से बख्तियार खिलजी की हत्या कैसे हो जाती बताइए। अब इतना जला वला के चलता है जब, तो इसी का एक अधिकारी रहता है, यहाँ गलती लिखा हुआ अधिकारी होगा, अभिकारी लिखा हुआ है, तो इसी का एक अधिकारी रहता है जिसका नाम है अली मर्दान। तो अली मर्दान ही किसको मार देता है? बख्तियार खिलजी, अपने से परेशान, जिसका किसी से नहीं परेशानी, जो अपने से परेशानी, यानी बख्तियार खिलजी का एक सेनापति रहता है अली मर्दान, वही क्या करता है? बख्तियार खिलजी को मार देता है और इसके शव को कहाँ पर दफनाया जाता है? नालंदा के बिहार शरीफ के इमादपुर गांव में। इमादपुर गांव में इसको दफनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको समझ में बातें सारी आ रही होगी। अब आता है कि सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या हुआ करती है। सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या हुआ करती है? यही कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी को जीते हुए प्रांत दिया था और बिहार पर तभी से बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था। बिहार में प्रथम आपका सूबेदार इल्तुतमिश नियुक्त करता है जिसका नाम है मलिक जानी। तो कहा जाएगा कि बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। किसको? मलिक जानी। नाम याद रखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, आप टिक कर पाइएगा। कहा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अभी मैंने बताया था कि सेन वंश के शासन के समय 1324-25 में बिहार पर आक्रमण करता है बंगाल पर, और उसी समय कहा जाता है मिथिला के कर्नाट वंश में, जिसके बारे में बताया था, और उस समय वहाँ का शासक हरि सिंह देव हुआ करते हैं, जिसके बारे में बताया, जो कि कर्नाट वंश या मिथिला वंश के आखिरी शासक होते हैं। हरि सिंह को भी पराजित करता है, उसको भी अपने अधिकार में ले लेता है। फिरोज शाह के बिहार में अभिलेख मिलते हैं जिससे पता चलता है कि राजगृह में उसने जैन मंदिरों को दान दिया था। इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। ये वाला कहाँ इंपॉर्टेंट है? मलिक जानी वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं बिहार में अफगान वंश कैसे कैसे चलता है। मैं शेर शाह सूरी को डिटेल में लिया हूँ क्योंकि शेर शाह सूरी बिहार का ऐसा लाल था जो दिल्ली के गद्दी पर पहली बार बैठा था। ठीक है। तो शेर शाह सूरी जो था ये उस समय आपको कौन सा वंश का शासन चल रहा था, आप आइएगा तो उधर लोधी वंश, अफगान वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत में,
और लोधी वंश से ही इसको बिहार में भेजा गया था, इस क्षेत्र जौनपुर देकर। जौनपुर में आया और इसके जो पिताजी थे जिनका नाम हसन खां था, वो जौनपुर सासाराम के क्या थे, जमींदार कह सकते हैं या जागीरदार कह सकते हैं। ठीक है। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 के बीच में हुआ करता है। इसका जन्म 1472 में होता है। इसका बचपन का नाम फरीद रहता है। ठीक है, बचपन का नाम फरीद, इसके पिता हसन खां आगे लिखा हुआ है, और ये इसके पिता थे क्या, जौनपुर या फिर कह सकते हैं सासाराम के जमींदार या जागीरदार कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आइएगा, तो पिता हसन खां, सासाराम का जागीरदार, शेर खां की उपाधि। अब बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, एक शेर खां और एक शेरशाह। पहले नाम फरीद था, लेकिन जब एक अफगानी जिसका नाम था शासक बहार खां लोहानी के पास गया और एक तलवार में ही एक शेर को मार दिया, तब से नाम पड़ गया शेर खां। क्या नाम पड़ गया भाई, शेर खां। तो शेर खां किसने नाम दिया ये पूछेगा तो बहार खां लोहानी, तलवार वलवार वाला कहानी नहीं पूछेगा। शेर खां किसने नाम दिया इसको, बहार खां लोहानी दे दिया। लेकिन शेर शाह कब बनता है, चौसा के युद्ध के समय पूछा जाएगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें शेर शाह क्या होता है, जीत जाता है। 1539 में युद्ध लड़ा जाता है और उसी युद्ध के समय शेर खां जो है शेर शाह बन जाता है। तो पूछेगा किस युद्ध के समय शेर खां को शेर शाह बना दिया गया था, तो याद रखें चौसा के युद्ध के समय इसको शेर खां बना दिया जाता है। अगला युद्ध बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में वही होता है, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। उसके बाद मालवा का युद्ध, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नीचे के कंटेंट पर थोड़ा ध्यान देते फिर ऊपर आएंगे। उसके बाद रायसीना पूरनमल के समय 1543 में आक्रमण करता है। ये इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का जब युद्ध हुआ था ना, मालदेव वहाँ का शासक था 1544 में, तो पूछा जाता है वहाँ पर सेनापति मुख्य जो लोग थे वो मारे गए, लेकिन मारवाड़ के शासक के सेनापति जैता और कुंपा थे। कहानी की तरफ पूरा समझिएगा। जैता और कुंपा उस समय शासक उसके सेनापति थे, और इसने अपनी इतना वीरता का परिचय दिया कि शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे की लगभग पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। यह हारने के कगार पर शेरशाह सूरी आ जाता है। तो पूछा गया सवाल बीपीएससी में कि किस युद्ध के समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। तो याद रखना मारवाड़ का युद्ध 1544 के समय ये कहा था। इसकी मृत्यु कब होती है, 1545 में। और इस बिहारी को किसी ने नहीं मारा, बल्कि किसने मारा, तो कालिंदर पर खुद आक्रमण किया। ठीक है, कालिंदर पर जब आक्रमण किया तो उस समय खुद अग्नेयास्त्र चला था, उक्का नामक, उक्का एक अग्नेयास्त्र है, हथियार है, वो चला रहा था और दीवार पर टकरा कर जाकर नीचे बम पर गिरा। क्या हुआ, पूरा आग लग गया, जिसके कारण ये खुद से मर गया। कब से मरता है, कब, 1543 में। 1540 से 45 तक इसका शासनकाल रहता है, और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम ये बिहारी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 5 साल में ही ये पूरा तबाही मचा कर रख देता है। हुमायूं को तो स्थिति गंभीर ही कर देता है। हुमायूं को भागकर आखिरी जाना पड़ता है आखिर में। फिर बाद में इसके मरने के बाद 1555 में मछीवाड़ा के युद्ध के साथ हुमायूं लौट के फिर से आता है। कहानी आपने पढ़ा होगा, आपको इतना पता होगा, समझदार है। इसके बाद से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कहानी समझाने के लिए मैं समझा दूं कि शेर शाह के मरने के बाद से बिहार में धीरे धीरे अफगान लोग कमज़ोर पड़ने लगे, और यहाँ पर ताज खां करारानी, सुलेमान खां करारानी और दाऊद खां करारानी का शासन रहा, जो कि उतना बड़ा नहीं रहा। अकबर 1576 में क्या करता है, इनको पराजित करके बिहार को नियंत्रण में ले लेता है, और 1580 में क्या किया जाता है, बिहार और बंगाल को एक प्रांत का संज्ञा दिया जाता है। तो पूछा जाएगा कि अकबर कब जीता था बिहार को, अब नियंत्रण में कब लिया था, तो दाऊद खां उस समय करारानी शासक हुआ करते, उसको पराजित करके मुनीब खां जिसका सेनापति था वो पराजित करता है। 1576 में अधिकार में ले लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि शेरशाह सूरी के बारे में कि कुछ इसने प्रशासनिक सुधार भी बहुत सारा किया था। जैसे कि क्या, प्रशासनिक सुधार में जीटी रोड आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड इसी ने बनवाया था। डाक सेवा शुरू किया था, रुपया का शुरुआत किया था, 178 ग्रेन का चांदी का रुपया का प्रचलन करता है। सिकंदरी गज एक भूमि पैमाइश की एक क्या था, भूमि मापने का एक पैमाइश था, सिकंदरी गज का भी स्टार्ट इसी ने किया था। सासाराम में इसका भुजिया मकबरा है, ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है मेरे भाई, तो सासाराम में कहा जाता है कि मरने से पहले अपने मकबरे का ये निर्माण करवा चुका था। पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से पुनर्स्थापित करता है 1541 में। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे भाई पाटलिपुत्रा राजधानी बनाता है कौन, उदयन पाटलिपुत्रा राजधानी बनाता है, और उस समय नाम इसका पड़ा, उदयन ने नाम दिया पाटलिपुत्रा। लेकिन पाटलिपुत्रा को पटना के रूप में कब पुनर्स्थापित किया जाता है, शेरशाह सूरी के समय 1541 में। इसको ध्यान रख सकते हैं, ये पटना के संबंध में फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ये क्या बनाता है, दिल्ली का किला कोहना नामक मस्जिद बनाता है, दिल्ली का पुराना किला दीनपला जो लाइब्रेरी बनाता है कौन, हुमायूं उसको तोड़ के बना देता है, रोहतासगढ़ का किला बनाता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो ये रहा हमारा सूर शासन। सूर के बाद से मुगल आते हैं, तो मुगल का बिहार पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि बिहार मुगलों के अधीन कब आता है? 1576 में। वही सूरवंश के बाद मुनीब खां जो गवर्नर बनाया जाता है इसको अकबर के समय, और 1580 में बिहार और बंगाल को एक प्रांत बना दिया जाता है। 1713 में फारूक सियार का पटना में क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ये पूछा जा सकता है कि किस शासक का पटना में राज्याभिषेक हुआ था? दो शासक, एक शाह आलम द्वितीय और दूसरा फारूक सियार। और फारूक सियार एक व्यापारिक फरमान जारी करता है 1717 में, जिसमें अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि कब व्यापारिक फरमान? फारूक सियार 1717 में। आगे आपको पढ़ेंगे जब कंपनी, उसमें हम बताएंगे क्या था इसमें। इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को, और उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है 2 उपदीवान नियुक्त करता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं आपके, बने भी हैं। बंगाल का उपदीवान का नाम याद रखिएगा मोहम्मद रजा खां, और बिहार का सिताब राय। ठीक है, आपने क्या समझा कि बिहार को मुगल प्रांत मुगलों ने कब लिया अधिकार में? 1576 में। 1580 में प्रांत बनाया गया। फारूक सियार और शाह आलम द्वितीय का पटना में राज्याभिषेक होता है। 1717 में फारूक सियार ने व्यापारिक फरमान जारी किया। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव 2 उपदीवान नियुक्त करता है, एक बंगाल में जिसका नाम है मोहम्मद रजा खां, और एक बिहार में जिसका नाम है सिताब राय। ठीक है, बिहार में आने पर सिख गुरु भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिएगा, पंजाबी लोग यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। क्यों? सुनिएगा। अक्सर आपसे मैं पूछ दूं कि बिहार भ्रमण करने वाला प्रथम सिख गुरु कौन था? आप गलत जवाब दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पटना में आपको जन्म हुआ था किसका? गुरु गोविंद सिंह का। लेकिन याद रखना साथियों कि सबसे पहले बिहार भ्रमण करने वाले गुरु का नाम था गुरु नानक देव, जो सिखों के प्रथम गुरु हुआ करते हैं। सिखों के 9वें गुरु जिसका नाम था, जिनका तेग बहादुर नाम था, ये भी पटना में भ्रमण किए हैं। और यही 9वें गुरु जब भ्रमण कर रहे थे तो इनकी पत्नी इनके साथ में थी और पटना में गर्भवती थी, और उन्हीं के गर्भ से जन्म होता है। पटना में ही रहते हैं, तो इनकी पत्नी भी पटना में, तो पटना में ही जन्म हो जाता है गुरु गोविंद सिंह का। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कैसे हो गया? इसी तरह से, क्योंकि उनके पिता जो थे गुरु तेग बहादुर, वो 9वें गुरु सिखों के होते हैं, और वो पटना का भ्रमण करते हैं। उसी भ्रमण के दौरान क्या होता है? उसी भ्रमण के दौरान इनका जन्म होता है, जिनका पुत्र का नाम होता है गुरु गोविंद सिंह। तो आपसे पूछा जाए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु होते हैं, 9वें इनके पिता 10वें गुरु होते हैं, और इनका जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को होता है। तख्त श्री हरिमंदिर साहब का नाम आपने सुना होगा, जो पटना सिटीज़ वाला, वही है ये। गुरु कब बने? 1676 में, 10 साल बाद जन्म किए, और खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 में। कैसे याद रखिएगा? गुरु बनते हैं 1666 में, जन्म 1666 में, गुरु बनते हैं 10 साल बाद 76 में, और खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 1699 में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो ऐसा टॉपिक है जो कम पढ़ के एकदम फिक्स सवाल यहाँ से आ जाते हैं। जैसे कि कंपनी का आगमन, आपने पढ़ा होगा साथियों कि भारत में कंपनियों का आगमन हुआ व्यापार करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले कौन आते हैं यात्री? पुर्तगाली वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत में आता है। कालीकट केरल में जमोरिन जिसका स्वागत करता है। लेकिन बिहार आने वाला प्रथम यात्री भी पुर्तगाली ही था। ध्यान रखिए, क्यों आए भाई ये लोग? अरे भाई, इस बिहार सोरा का केंद्र हुआ करता था। सोरा जैसे बारूद में प्रयोग किया जाता है, तो सोरा का केंद्र बिहार उस समय हुआ करता है। पूछा भी जा सकता है, और पूछा भी गया है कि बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सोरा के लिए। ठीक है, तो ये लोग सोरा के लिए बिहार में आते हैं, और फैक्ट्री स्थापित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पूछेगा कि डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो 1632 में। और डच फैक्ट्री जो देख रहे हो ना, यही वर्तमान में जो पटना कॉलेज है उसका उत्तरी हिस्सा जो है, वही उस समय डच फैक्ट्री हुआ करता है। तो याद रखिएगा साथियों कि डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में, लेकिन ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में की जाती है, लेकिन प्रयास 1620 में। प्रयास नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी स्थापना याद रखना कि ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश 1620 में की जाती है, लेकिन स्थापना इसका 1651 में हो पाता है। तो फोकस किस पे करना है? डच फैक्ट्री 32 में और ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में। डेंस नहीं पूछा गया, डेंस फैक्ट्री, लेकिन 1774 याद रख सकते हैं। डच क्या, वही नीदरलैंड हॉलैंड वाले ये डच कहलाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे फोकस करने वाला मैं रिपीट कर दूंगा 1-2 बार ताकि याद हो जाए। डच फैक्ट्री 1632 में, ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में। ब्रिटिश कौन सा डच फैक्ट्री है भाई? उत्तरी पटना कॉलेज जो है, गेट पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा वही है। बिहार में जनजाति विद्रोह भी होते हैं। जनजाति विद्रोह का भारत और बिहार का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और आपने उम्मीद करते हैं कि पढ़ा भी होगा, हिस्ट्री प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्टकट में निकलेंगे और मेन फैक्ट को देखेंगे, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। बिहार में जनजातियों का विद्रोह होता है। बिहार कहे तो झारखंड भी सम्मिलित रूप से हुआ करता है उस समय। और क्यों विद्रोह बिहार में होते हैं सुनिएगा।
देखिए, किसी भी विद्रोह का अगर कारण पूछा जाए तो कॉमन कारण होता है। क्या कारण? ये होता है कि उनका अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें प्रकृति तरीके से नेचुरली वो लोग रहते हैं, और खेती करने के लिए या फिर अपने लालच के लिए जब लोग इनके क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो जनजातीय विद्रोह होता है। पहला विद्रोह माना जाता है बिहार में 1789 याद रखिएगा, या 1821 तक चला था, 89 याद रखिएगा। तमार विद्रोह, तमार 89 में, चेरो 1800 में से 1802 में। इसका नेता मैं पहले लिखवा चुका हूँ, भूषण सिंह इसके नेता थे, भूषण सिंह इसके नेता थे। तो पहला तमार 1789 में, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 में, भूषण सिंह नेता। और हो विद्रोह का डेट पूछा जाता है 1820-21, आपको सुमेलित करने के लिए आ सकता है। 3 आपने विद्रोह देख लिया। तमार विद्रोह 1789 में, चेरो विद्रोह 1800 में, 1800 से 1802, भूषण सिंह नेता इसके। हो विद्रोह आपको 1820-21 में, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ और विद्रोहों पर हम लोग जिक्र करते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 में, छोटा नागपुर, इसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत, ये भी पूछा गया है। संथाल विद्रोह आपको पता होगा 1855-56 में, नेता इसके कौन? सिद्धू कान्हूचांद भैरव। इसका क्षेत्र क्या होता है? राजमहल पहाड़ी से लेकर भागलपुर से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र तक इसका क्षेत्र रहता है, जिसको दामनी कोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाद में संथाल परगना बनाया जाता है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं आंदोलन में, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, छोटा नागपुर का क्षेत्र होता है ये, और इनका कार्य क्षेत्र रांची हुआ करता है। यहाँ से क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। और बिरसा मुंडा, जिनको धरती के पिता, धरती का आबा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि पहले ये आंदोलन क्या होता है? धार्मिक आंदोलन होता है। धार्मिक फिर सामाजिक बनता है, फिर राजनीतिक बन जाता है। धार्मिक कैसे? शुरू में करते हैं कि ना हमको तीर छेद सकता है, ना हमको गोली भेज सकता है, यानी अपने आप को भगवान का अवतार मानने लगे थे बिरसा मुंडा, इसीलिए इनको कहा जाता है एक तरह का धार्मिक आंदोलन था। सामाजिक क्यों भाई? ये बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है, इसीलिए हमने डिटेल में सबको पढ़ा है, ठीक है, संथाल और मुंडा को, ठीक। एक प्रश्न यहाँ बीपीएससी मेंस में पक्का होता है, पीसीएस में। मुंडा विद्रोह का क्या होता है? इसको मुंडा विद्रोह की खास बात क्या है कि मुंडा विद्रोह जो था पहले धार्मिक आंदोलन, फिर सामाजिक कैसे बनता है कि लोगों को मांस मदिरा सेवन से परहेज करने को कहा जाता है, तब क्या बन गया? सामाजिक आंदोलन। राजनीति कब? राजनीति ये तब जब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाता है और इनके क्षेत्रों को अलग एक कर दिया जाता है ताकि कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करे, तो ये राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। क्योंकि अंग्रेजों का कहीं ना कहीं इस पर क्या था? अधिकार स्टार्टिंग में हुआ करता था। आगे जाइएगा तो इनको कहाँ सोते हुए पकड़ा जाता है, आपको पता है, मैंने सब बता दिया कि फरवरी 1900 में पकड़ा जाता है, जून 1900 में इनका कैसे निधन हो जाता है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ताना भगत आंदोलन 1914 में होता है, जतरा भगत नेता, याद रखिए, पूछा गया बीपीएससी में। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं गांधीवादी आंदोलन से प्रेरित था। खरवार आंदोलन 1874, ये भी पूछा गया है। भागीरथी माझी इसके नेता हुआ करते हैं। भूमिज विद्रोह 1832-33 का डेट पूछा जाता है, नेता इंपॉर्टेंट इसका नहीं है। हो विद्रोह, इसका भी डेट पूछा जाता है 1820-21, मैंने पहले भी बताया, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा? झारखंड। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 लगभग, और बहावी आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसके प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी, यहाँ पर लिखा हुआ है सैयद अहमद बरेलवी इसके क्या होते हैं? इसके प्रवर्तक होते हैं सैयद अहमद बरेलवी। इसका मुख्य केंद्र क्या होता है? इसका मुख्य केंद्र पटना ही हुआ करता है, और इसमें पटना में 2 नेता को याद रखिएगा, इनायत अली एंड विलायत अली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय आंदोलन के बाद से हम लोग आते हैं किस पे? 1857 का विद्रोह या क्रांति, जिसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि मंगल पांडे के विद्रोह के साथ 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे विद्रोह करते हैं बैरकपुर छावनी से, और 29 मार्च के बाद से 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दिया जाता है। कमेंट करके बताइएगा, सब पढ़ा चुका 1857 की क्रांति किस रेजिमेंट के रहते हैं? मंगल पांडे, ठीक है, कमेंट करके बताना है आपको। अब बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है समझिएगा। 12 जून 1857 को रोहिणी से, कहाँ से? रोहिणी कहाँ है भाई? उस समय झारखंड में है, तो उस समय बिहार ही था। तो 12 जून 1857 को चिंगारी रोहिणी से लगती है बिहार में, और उसके बाद से धीरे धीरे चिंगारी पहुंचती है पटना में। और ये सवाल पूछा जाता है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तब पीर अली ने किया था। और पीर अली क्या थे भाई? एक पुस्तक विक्रेता थे, मत बताइए, एक किताब के दुकान वाले थे। और इन्होंने 3 जुलाई 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। तो सवाल पूछेगा कि 1857 की क्रांति का बिहार में पटना में नेतृत्व किसने संभाला? तो याद रखिएगा पीर अली ऑप्शन में रहे तो मारिएगा, नहीं तो बाबू कुंवर सिंह को भी ले लिया जाता है। क्योंकि पूरे बिहार में, बिहार के जगदीशपुर के राजा जो थे, या जमींदार कह सकते हैं, बाबू कुंवर सिंह जो थे, ये बिहार में 1857 की क्रांति के क्या थे? नेतृत्व करता थे। ये बीपीएससी में 100 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बिहार में
या फिर आरा में इसका नेतृत्व किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी समझिएगा फिर से। रोहिणी से झारखंड से स्टार्ट होता है। पटना पीर अली नेतृत्व करते हैं, प से पटना, प से पीर अली। इसके बाद से ये चिंगारी पहुंचती है दानापुर छावनी। दानापुर का आपने नाम सुना होगा। दानापुर उस समय कैंट हुआ करता है, छावनी अभी भी है। उस समय क्या होता है कि विद्रोह करके वहाँ का सिपाही कहाँ पहुँच जाते हैं? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह को अपना नेता बनाते हैं। अब फिर से कहानी सुनिएगा कि शुरुआत कहाँ से होती है? झारखंड के रोहिणी से होती है 12 जून 1857 को। फिर ये चिंगारी कहाँ पहुँचती है? 3 जुलाई पीर अली के नेतृत्व में पटना में। और उसके बाद से दानापुर छावनी के जो सिपाही होते हैं ये कहाँ पहुँचते हैं? आरा जाते हैं, मतलब कि आरा पहुँचते हैं। जगदीशपुर उस समय था, नाम है जगदीशपुर। और उस समय कुंवर सिंह को अपना नेता चुनते हैं। अब कुंवर सिंह यहाँ से लड़ाई शुरुआत करते हैं। कुंवर सिंह की लड़ाई की शुरुआत होती है और कुंवर सिंह ने बिहार में तो विजय हासिल किया ही। 70-80 वर्षों का ये बुजुर्ग व्यक्ति बिहार का लाल अंग्रेजों का छक्का छुड़ा कर रख दिए थे। ठीक है, तो इन्होंने बिहार में तो आक्रमण किया ही, अंग्रेजों को परास्त किया ही। इसके बाद ये कहाँ पर चले जाते हैं? आपको कानपुर चले जाते हैं और नाना साहब का भी क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। नाना साहब से मदद करके ये आ रहे थे, तो बीच में क्या होता है? अंग्रेज से इनका कई बार मुठभेड़ होता है। लेकिन एक मुठभेड़ पॉपुलर है आपको 23 अप्रैल 1857 को। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ कि ये गंगा नदी पार करने वाले थे। तो गंगा नदी किसने पार कराया इसको? वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे, बलिया और जब आरा देखिएगा, बलिया और जगदीशपुर, आरा, भोजपुर, इसके बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, इसको गंगा नदी कहते हैं। और इसी से पहले इनका एक मुठभेड़ होता है, किससे? कैप्टन लीग्रांडे से, 23 अप्रैल 1858 को। और उस समय इसको भी पराजित करते हैं, उसको भी पराजित करते हैं और इसमें इनको गोली लग जाती है इनके हाथों में और अपने हाथ को काट कर ये गंगा में बहा देते हैं। तो कुंवर सिंह की यही कहानी रही। लेकिन मृत्यु कब होती है? 26 अप्रैल को, 3 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कुंवर सिंह हार गए थे, अंग्रेजों को परास्त करके लास्ट में जगदीशपुर में आए, जगदीशपुर को अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद से 3 दिन के बाद से इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 को। आपके एग्जाम में पूछा गया कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है, टीआरई में पूछा गया है, तो 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनके जो भाई रहते हैं अमर सिंह, इसकी क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में आते हैं, कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती है, जैसे कि ब्याज एसोसिएशन की स्थापना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा ब्याज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ होती है? दरभंगा राज के मैदान में होती है 3 मार्च 1919 को। एक ऐसा संघ है, युवाओं का संघ था ये, और युवाओं को कहीं ना कहीं आपको आज़ादी की भावना प्रेरित करने के लिए इसको स्थापना की जाती है। कहाँ पर? दरभंगा राज के मैदान में। इसके संस्थापक कौन होते हैं? सूर्यदेव नारायण वर्मा इसके संस्थापक हुआ करते हैं। इसके अध्यक्ष अशफाक खां होते हैं और सचिव कमलेश्वरी चरण। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस डेट याद रखिएगा। ब्याज एसोसिएशन 1909। सरस्वती अकादमी की स्थापना होती है 1901 में, 1 जनवरी 1901 में, और दरभंगा में इसकी भी स्थापना होती है। इसके प्रणेता कमलेश्वरी चरण सिन्हा और राजकिशोर प्रसाद होते हैं। उद्देश्य क्या था? देश प्रेम की भावना को जागृत करना ही क्या था, इसका उद्देश्य था। इसके बाद आप सुनिएगा तो बंगाल विभाजन होता है। घोषणा 19 जुलाई को की जाती है और इसकी विधिवत विभाजन कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को। और उसी समय जो आपने पढ़ा था सरस्वती अकादमी, अभी हमने जो पढ़ाया था, इसका सहायक प्रधानाध्यापक होते हैं जिनका नाम होता है सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इन्हीं के प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बिहार और बंगाल के लोगों ने आपस में एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधी और यहाँ से राखी दिवस की शुरुआत होती है। तो पूछा जा सकता है कि राखी दिवस कब? 16 अक्टूबर 1905, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। अच्छा, एक रेवती नाग है। रेवती नाग भागलपुर में सक्रिय था, याद रखिए। रेवती नाग एक तरह का संगठन था, ये कैसे भागलपुर में सक्रिय था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, इसको याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1906 में होती है। तो पूछेगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है? 1906 में। इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वदेशी आंदोलन से ये प्रभावित था। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए है बिहार प्रांतीय सम्मेलन। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना कब की जाती है? 1908 में। जहाँ इंपॉर्टेंट मैं फोकस करवा दूंगा, VBI है ये। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना 1908 में होती है सोनपुर मेले के अवसर पर, और इसका जो पहला सम्मेलन पटना में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरफराज हुसैन खां करते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जहाँ इंपॉर्टेंट है 2 बार रिकॉल कराऊंगा ताकि इस याद हो सुनने में ही आपको। 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना होती है सोनपुर मेले के अवसर पर, और पहला सम्मेलन इसका पटना में ही होता है 1908 में। सरफराज हुसैन खां इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे, पहला अधिवेशन 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का या कॉन्फ्रेंस का 1908 पटना में। अध्यक्ष सैयद हसन खां इसके अध्यक्ष। संस्थापक अध्यक्ष पहले जो था संस्थापक अध्यक्ष था, लेकिन पहला जो अधिवेशन होता है उसका अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं? सैयद
हसन इमाम इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। दूसरा अधिवेशन आपको बीपीएससी में पूछा गया है तो हल्का में मत लीजिएगा, कहेगा बिहार प्रांतीय जो कॉन्फ्रेंस था, सम्मेलन था, उसका दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है। जो अधिवेशन पूछा गया मैं बताया हूँ, रट लीजिए, सवाल आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है, 1909 में भागलपुर में, और पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते हैं, लेकिन किसके प्रेरणा से इसको ये अधिवेशन हुआ था, या तो याद रखें दीप नारायण, यही पूछा गया, किसके प्रेरणा से दूसरा हुआ था सम्मेलन, तो याद रखें दीप नारायण के प्रयत्न से। ठीक है, अब अगला सवाल आपका बन सकता है कि कौन अध्यक्ष था उस समय, तो सच्चिदानंद सिन्हा। पहले का कौन था, पटना वाले का सैयद हसन इमाम। दूसरा जस्ट इसके एक साल बाद 1909 के बाद 8 के बाद से 1909 भागलपुर में श्री दीप नारायण के प्रयासों से, और अध्यक्ष कौन हुआ करता है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। एक विशेष अधिवेशन पटना में बांकीपुर में होता है 1916 में, इसको भी ध्यान रख सकते हैं इसी का। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट पे। अगर आपसे पूछा जाएगा साथियों कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब, 1917 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में, और पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में। मैं पहले ही बता दूं कि हाईकोर्ट पहले याद रखिएगा, हाईकोर्ट पहले एच, उसके बाद से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। हाईकोर्ट 1916 में और पटना विश्वविद्यालय 1917 में। और पटना कॉलेज अभी पूछा है, प्रधान टीचर के एग्जाम में अभी पूछा है आपको कि पटना कॉलेज की स्थापना कब, 1863 में। दोबारा सुनिए फिर से, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की जाती है। अब बिहार प्रांतीय सम्मेलन देख रहे थे, तो उसका 28वां अधिवेशन भी पूछा गया है, 1919 में हुआ था, कहाँ पर, मुंगेर में। इसको थोड़ा ध्यान आप रख सकते हैं। अब एक अलग संस्था है बिहार युवक संघ की स्थापना 1927 में, पूछा गया सवाल, तो एकदम रट्टा मार लीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पहली बार आप अगर पढ़ रहे होंगे, अगर दूसरे स्टेट के होंगे तो आपको परेशानी थोड़ी सी होगी, कोई बात नहीं, याद करिए इसको। जब वीडियो के 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो आपको सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो बिहार युवक संघ की स्थापना 1927 में होती है, और 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना में बिहार छात्र सम्मेलन आयोजित करते हैं। ये भी सवाल पूछा है कि किसने 1906 में, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने कब बिहार छात्र सम्मेलन को आयोजित किया, तो 1906 में पटना में। आप खाली ऑप्शन देखे रहिएगा ना, तो ऑप्शन आपको याद आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन 1-2 बार वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा सही से। आपके लिए बहुत मेहनत किया हूँ साथियों, 7-8 घंटा मैंने मेहनत किया इस वीडियो के लिए, एक एक चीज़ मैंने लिखा है हाथ से इसको, तब जाके कंटेंट बना है। ये कहीं बुक का ऐसे नहीं है, ये हाथ से लिखा हुआ कंटेंट है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को, ये भी सवाल पूछा गया है कि आगे क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज़ें आपको क्लियर है, डरना नहीं है कितना थ्योरी याद कैसे होगा। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा थ्योरी अपने ऑलरेडी याद हो जाएगा प्रैक्टिस में। तो कहा जाए कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। और ऐसा नहीं है कि 1911-1912 में ही क्या हो गया, बंगाल का विभाजन या फिर बिहार का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। बिहार के निर्माण बंगाल से अलग करने की प्रक्रिया 1894 में ही शुरू हो जाती है, और एक पत्रिका प्रकाशित होती है, बिहार टाइम्स। पूछा जा सकता है कि बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब, 1894 में, या फिर बिहार विभाजन से कौन सी पत्रिका संबंधित है, तो बिहार टाइम्स से संबंधित है। और सर्वप्रथम इसी ने बिहार को पृथक प्रांत बनाने की इसने मांग की थी। समझ में आया, यानी बंगाल से अलग करके पृथक प्रांत बनाने की मांग किसने की था, आपको बिहार टाइम्स पत्रिका 1894 में। फिर आगे चल के 1906 में 2 व्यक्ति का नाम याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने अलग बिहार की मांग की थी, अलग प्रांत बनाने का। तो कहा जाएगा कि किसने पहली बार अलग बिहार प्रांत बनाने की मांग की थी, तो 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका में इसका मांग किया गया था। लेकिन व्यक्तियों के द्वारा 1906 में महेश नारायण सच्चिदानंद सिन्हा, जो सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार के निर्माता कहे जाते हैं, इसने क्या किया था, 1906 में पहली बार बिहार को अलग करने की मांग किया था। ये जो अभी करार है ना बिहार का पृथक, यहाँ से एक प्रश्न एकदम पक्का आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आगे याद रखिएगा, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक शाही दरबार आयोजित होती है। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम आते हैं बिहार में, और उसी समय उड़ीसा को अलग करके बिहार अलग पृथक प्रांत बना दिया जाता है, और इसकी घोषणा की जाती। अलग नहीं हुआ, पूछेगा घोषणा कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन अलग कब हुआ तो हम 12 में बात करेंगे। ठीक है, घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के समय घोषित कर दिया गया, लेकिन उस समय अलग नहीं किया जाता है। ठीक है, अलग कब किया जाता है, बिहार सहित उड़ीसा प्रेसिडेंसी बंगाल से अलग होती है। क्या समझे, सबसे पहले क्या था, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। तो ये बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया। कब अलग घोषणा किया गया, कब, 1911 में, लेकिन 22 मार्च 1912 को, और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और 112वां बिहार दिवस अभी मनाया गया है। लेकिन विधिवत रूप से ये लागू होता है 1 अप्रैल 1912 को, लेकिन 1912 ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए 1 अप्रैल भी दिख सकता है आपको बुक में। आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिए, कोई भी डाउट यहाँ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं हर चीज़ क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है,
और मेरे पे कोई शक नहीं कर सकते कि गलत या फिर कुछ भी, क्योंकि मैंने इसको डिटेल में स्टडी किया है, मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है, और कई जगह मैं बुक को भी गलत काटूंगा आपको कि कैसे बुक का गलत था आंसर और अभी भी बुक में गलत दिया है, आयोग क्या आंसर दिया है सब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैंने कहा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग होता है। देखिए 1912 में तो क्या होता है कि बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हो जाता है बंगाल से, और बिहार उड़ीसा अलग प्रांत होता है, बिहार प्रांत। लेकिन फिर 1936 में 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि उड़ीसा भी अलग हो जाता है बिहार से। बचे कौन होते हैं, उड़ीसा और बिहार। तो उड़ीसा भी अलग हो गया कौन, बिहार से। तो कहा जाएगा कि उड़ीसा बिहार से कब अलग होता है, तो 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है। बिहार से फिर झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को, सबको पता है ये तीसरा बिहार का विभाजन था। ठीक है, अब कैसे सवाल पूछे जाते हैं देखिए मैं लिख कर रखा हूँ, पूरा आयोग का एक एक नस को मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि आपको लग रहा हो कि बिहार का विभाजन पूछेगा, बंगाल का स्थापना पूछेगा, झारखंड का तो बता दीजिएगा, लेकिन उड़ीसा का स्थापना पूछेगा, विभाजन पूछेगा, आप आसानी से बता दीजिए। नहीं मेरे साथियों, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को डाउट होने लगता है ऐसे आयोग सवाल पूछता है, टर्म इतना खतरनाक रहता है तो पता ही नहीं चलेगा 12 होगा कि 36 होगा आंसर। और जाके देख लीजिएगा अभी भी घटना चक्र के बुक में इस प्रश्न को आंसर गलत दिया है, लेकिन मुझे याद है कि आयोग ने आंसर क्या माना था और कैसे होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो टर्म याद रखिएगा, अगर कहें कि बिहार से बंगाल कब अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, ये टर्म पूछे 1912 आंसर होगा। बिहार का प्रथम विभाजन क्या है, 1912 आंसर होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक अलग प्रांत कब बना, इसका आंसर देता है घटना चक्र आपको 1936। लेकिन ये गलत आंसर है मेरे भाई कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक अलग प्रांत बना 1912 में। 1912 में बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रांत बना, कब, 1912 में ही। ये क्या है, प्रेसिडेंसी से अलग हो रहा, बंगाल हो गया यहाँ पर गलती, हम भी कह रहे क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग। उड़ीसा सहित बिहार कब अलग हुआ, तो 1912 में। लेकिन सवाल पूछे कि बिहार का दूसरा विभाजन या बिहार भारतीय राज्य के रूप में कब बना, या उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ, 1936 में। सुन लीजिए पहले कैसे याद रखिएगा। अगर पूछे कब प्रांत बना, कब प्रेसिडेंसी बना, जब भी इस तरह का सवाल पूछे बंगाल से अलग कब हुआ, तो उसका आंसर 1912 होगा। लेकिन जब भी राज्य के बारे में बात करें ना कि बिहार अलग राज्य कब बना, बिहार उड़ीसा से अलग, तो याद ऐसे ही रहेगा, ये तो आसानी से कर लीजिए। लेकिन बिहार अलग राज्य कब बना ये कंफ्यूज करता है और गलत बुक में आंसर। तो बिहार राज्य अलग अलग बना 1936 में, ध्यान रखिएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आयोग का आंसर और क्वेश्चन वाला हम लिए हैं सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस के कुछ अधिवेशन होते हैं बिहार में, उसके बारे में सवाल बनता है। तो कांग्रेस के 3 अधिवेशन बिहार में कहे जाते हैं, क्योंकि झारखंड में इसको मिला के उस समय बिहार होता था। पहला अधिवेशन 1912 में, यहाँ देखिए गलती हो गया, 27वां। याद रखिए कि अधिवेशन नंबर कितना था, 27वां था। एग्जाम में पूछा था नंबर देखिए कि 27वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, आपकी सारा स्थिति गंभीर हो जाएगी, पता ही नहीं चला 27 28 कौन सा है। तो 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, कहाँ पर, बांकीपुर पटना में, और इसके अध्यक्ष RN मधोलकर यानी कि रंगनाथ मधोलकर हुआ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बिहार में अधिवेशन 38वां हुआ था, कई जगह बुक में 37वां भी लिखे, लेकिन 38वां ही याद रखिएगा। 1922 में हुआ था, कहाँ पर, गया में, और CR दास चितरंजन दास इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। और तीसरा रामगढ़ में अधिवेशन होता है झारखंड में, अबुल कलाम इसके अध्यक्ष रहते हैं। 3 अधिवेशन होते हैं। अब आते हैं होम रूल आंदोलन और बिहार। तो होम रूल आंदोलन तो आपने पढ़ लिया होगा, कहाँ पर, आपको भारत के संदर्भ में, एनी बेसेंट के बारे में या फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लेकिन बिहार में क्या पूछा जाएगा आपसे याद रखिएगा। 16 दिसंबर 1916 को स्टार्ट होता है, डेट नहीं पूछेगा। बांकीपुर पटना में एक सभा आयोजित की जाती है और इसके अध्यक्ष मजरूल हक होते हैं। तो कहा जाएगा कि बिहार में होम रूल लीग के प्रणेता कौन थे भाई, मजरूल हक। याद कर लीजिए, मजरूल हक कौन थे, होम रूल लीग के प्रणेता थे बिहार में, और ये सवाल पूछा गया है और पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जैसे कि आपने क्रांतिकारी चरण पढ़ा था भारत में, जैसे मैं BD सावरकर का आपका कहे तो आपको महाराष्ट्र में, बंगाल में अनुशीलन समिति बनी, उसके बाद से आपको मित्र मेला बना, BD सावरकर के संस्था बना, अभिनव भारत बना, इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना, हिंदुस्तान एसोसिएशन बना, बहुत सारी संस्थाएं बनी। लेकिन बिहार में भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रभाव रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट घटना हम लोग, मैंने नेशनल में पढ़ा चुका, मुजफ्फरपुर कांड। मुजफ्फरपुर कांड का डेट भी याद रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट घटना 30 अप्रैल, यहाँ 30 लिखा हुआ है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर कांड होता है। और ये कांड क्या था कि यहाँ का जज जो था आपको किंग्सफोर्ड जज था। इसका मारने का प्रयास कौन करते, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। क्या भाई कोई दुश्मनी था, दुश्मनी कुछ नहीं था, क्यों मारने का प्रयास करते सुनिएगा।
क्योंकि बदनाम जज था, छोटी छोटी गलतियों के लिए लोगों को बड़ी बड़ी सजाएं देता था। इसीलिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश से क्या हुआ, एक बिहार से नहीं, भारत से अच्छा संबंध रखने वाले व्यक्ति, एक वकील थे पिंगले कनेडी, इनकी पत्नी और बेटी पर जाकर वो बम गिरा और बेचारे ये लोग मारे गए। ठीक है, अब क्या होता है, खुदीराम बोस तो क्या होते हैं, भागते हैं, लेकिन बाद में 11 अगस्त 1908 को, फांसी का डेट भी याद रखिए, सबसे कम उम्र में फांसी मिली थी उनको, 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी हो जाती है। और प्रफुल्ल चाकी जो है स्वयं को गोली मार के 2 मई 1908 को आत्महत्या कर लेते हैं। अब आते हैं बिहार में, कि बिहार में कहा जाए कि बिहार में सचिंद्र सन्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किया था। आपने पढ़ा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कई बार बीपीएससी पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का बिहार में मुख्य केंद्र छपरा और पटना हुआ करता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं पर रामदेनी सिंह क्या थे, हाजीपुर में स्टेशन पर डाक का थैला लूट कर, देखिए अब उधर लूटपाट चल रहा था आपका काकोरी कांड वगैरह, लेकिन ये अपने में ही लीन थे रामदेनी जी। रामदेनी जी क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा तब मजा आएगा। रामदेनी जी क्या करते हैं कि बिहार में डाक थैला लूट लेते हैं, कहाँ पर, हाजीपुर में। बाद में इनको फांसी हो जाती है। ठीक है, 9 नवंबर 1932 की घटना है कि लाहौर षड्यंत्र के सरकारी गवाह कौन होते हैं, फणींद्रनाथ घोष। इनको बेतिया में चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और इनके हत्या के लिए बैकुंठ शुक्ल को इनको आरोप लगाकर इन पर, और 14 अप्रैल 1933 को क्या कर दिया जाता है, इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। याद रखिएगा इसको सारे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे आते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन पे। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 से लेकर 1922 तक की घटनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए मजरूल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे और मोहम्मद शफी थे। अब बिहार में असहयोग आंदोलन के समय एक नेता का नाम सुना होगा, राहुल संकीर्तन। ये नेता हुआ करते और छपरा में क्या थे, सक्रिय थे, पूछा जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद ने इसका नेतृत्व भागलपुर में प्रदान किया था। ये सवाल पूछा गया है कि कहाँ पर। अच्छा, ये कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे मुख्य भूमिका था मजरूल हक का, आपने नाम सुना होगा। मजरूल हक जो थे, एक यहाँ पर दीघा में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है खैरू मियाँ। खैरू मियाँ से क्या करते हैं, जमीन लेते हैं और सदाकत आश्रम की स्थापना करते हैं। वहीं पर बच्चों को, छात्रों को चरखा काटने का काम आरंभ करते हैं और एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं जिसका नाम है मदरलैंड। तो पूछा जाएगा कि मदरलैंड का प्रकाशन किसने किया, तो याद रखना कि मजरूल हक ने किया। और खैरू मियाँ से पूछता है किससे दान जमीन में मिला था, तो खैरू मियाँ से जमीन दान में मिला था। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही क्या होता है, एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 5 जनवरी 1921 को हुई थी और जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी 6 फरवरी 1921 को करते हैं। तो कहा जाएगा किसने दौरा किया, किसने उद्घाटन किया, तो महात्मा गांधी ने। और राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्राचार्य किसे बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को टीचर बनाया जाता है। ये भी पूछा गया सवाल। ठीक है, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया, जिसके सचिव यानी कुलाधिपति मजरूल हक बनते हैं और कुलपति इसके ब्रजकिशोर प्रसाद बनते हैं। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कमेटी के तहत की जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से सवाल बना है और बनेगा, संभावनाएं बन रही सवाल बनने की। क्या है फैक्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है। सबको पता होगा, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास का नाम सबको पता होगा। लेकिन बिहार में अगर आते हैं, क्योंकि हम लोग नेशनल हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बिहार में आएंगे तो स्वराज पार्टी की अध्यक्षता किसने किया था, श्री नारायण प्रसाद, और सचिव कौन बने थे, अब्दुल बारी। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया, सवाल ये पूछा जाता है कि बिहार में स्वराज पार्टी के गठन में किसकी सबसे बड़ी भूमिका, तो श्री कृष्ण सिंह की। याद कर लीजिए भाई मेरे, VVI प्रश्न है कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह जो थे स्वराज पार्टी के गठन में मुख्य भूमिका निभाए थे। आगे आएगा प्रश्न में। आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो 15 अप्रैल को बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है। आपको पता होगा 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और 5 अप्रैल 1930 को दांडी की यात्रा के बाद से नमक आंदोलन किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। लेकिन बिहार में इसकी शुरुआत 15 अप्रैल से मानी जाती है। 2 जिला चंपारण और सारण के नमकीन मिट्टी से हम लोग नमक बनाकर 15 अप्रैल में नमक सत्याग्रह को बिहार में शुरू करते हैं। और इसके सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया। तो सवाल पूछा जाएगा कि नंगी हड़ताल कहाँ के कैदी किए भाई, छपरा के। नंगी हड़ताल का किस आंदोलन से संबंध था, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित कुछ कार्यक्रम और किए गए, जैसे नमक कानून का उल्लंघन किया गया। पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। बिहार में करबंदी आंदोलन चलाया गया, जिसमें कि चौकीदारों को टैक्स बंद कर दिया गया, क्योंकि चौकीदारों लोग अंग्रेजों की पहरेदारी ज़्यादा करते थे ये लोग।
ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बेगूसराय जिला याद रखिएगा चौकीदारी टैक्स के लिए। आप कुछ बेगूसराय जिला ज़्यादा पॉपुलर है तो कहा जाएगा कि करबंदी या फिर चौकीदारी टैक्स जो है किससे संबंधित है, तो कहिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या था, हिस्सा था। महिलाओं के द्वारा शराब और अफीम की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर क्या दिया गया, धरना दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पॉइंट को इसलिए मैं फोकस किया हूँ क्योंकि आपके बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम हुआ है, 17वीं बीपीएससी वाले देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीआरई से आप क्या हो, प्रेरित होइएगा, क्योंकि जहाँ से पूछा जा रहा है फिर से बीपीएससी वाले प्रेरित रहिए, बीपीएससी वाली से प्रेरित रहिए टीआरई वाले, जो पीछे का बीपीएससी पीसीएस में पूछा गया सवाल, और 17वीं वाले प्रेरित होइए टीआरई से कि टीआरई में जैसे सवाल पूछे जाते हैं आपके पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो याद रखना साथियों कि ये सवाल अभी पूछा गया है टीचर वाले एग्जाम में कि चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो बिपिन बिहारी वर्मा। और इसलिए मैं सारे का लिस्ट ही लिख के ला दिया कि हो सकता है यहाँ से सवाल दोबारा बन जाए। आपको ध्यान वहाँ रखना है जहाँ केवल एक नाम है, दिख रहा है ना, जहाँ ज़्यादा नाम है ज़्यादा ध्यान मत रखिए, थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे मुजफ्फरपुर में पूछा जाए जनकधारी प्रसाद, बिपिन बिहारी चंपारण में पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, रामदयालु सिंह रामनंदन, रामदयालु स्टेशन भी आपका नाम सुना होगा, सारण में नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र और गिरीश तिवारी। अब यहाँ से फोकस करें, बरेजा जो है गिरीश तिवारी जो बरेजा में इसका नेतृत्व किए थे, गोरिया कोठी सिवान में है चंद्रिका सिंह इसका नेतृत्व किए थे, हाजीपुर में भरत मिश्र किए थे, पटना में अंबिका कांत सिंह ने किया था। पटना वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पटना मुंगेर इंपॉर्टेंट है। पटना में अंबिका कांत सिंह, हो सकता है अगला सवाल यही हो आपके लिए। मुंगेर में आपको पता है श्री कृष्ण सिंह, लखीसराय में नंद कुमार सिंह ने, और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह। और ये पूछा गया है बीपीएससी में लास्ट वाला कि भागलपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव शरीफ ने किया था। तो महादेव शरीफ ये पूछा गया बीपीएससी में, शायद मुझे लग रहा है 65वीं में पूछा गया था पीसीएस में। और यहाँ से देखिए जहाँ से पीसीएस में पूछा गया वहाँ आपको टीआरई उठा लिया बिपिन चंद्र वाला। तो आप समझिए ना बिपिन बिहारी वाला कहीं ना कहीं आपको संदर्भित होता है, आयोग एक ही है, तो हो सकता है कि पीसीएस का फिर एग्जाम हो यहीं से पूछ दे या टीआरई के एग्जाम यहीं से पूछ दे। तो सारी को थोड़ा सा एक बार फैक्ट याद रखिए। आपको फोकस करना है पटना पे अंबिका कांत सिंह पे, मुंगेर श्री कृष्ण सिंह पर, और भागलपुर महादेव सराफ इन पे भी, और सत्यनारायण और नंद सिंह को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जो टॉपिक दिख रहा है साथियों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये बीपीएससी का एवरग्रीन टॉपिक है। दो टॉपिक, एक बिहार में किसान आंदोलन। तो बिहार में किसान आंदोलन जो है मैं पहले का वीडियो की लास्ट में मर्ज करूंगा, जो मैं किसान आंदोलन पढ़ा चुका हूँ बिहार में, उसको दोबारा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारा वीडियो आपके लिए बनाना है अभी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसको कहा जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो याद रखना कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मैं पढ़ा चुका हूँ आपको 1934 में होती है। इसका प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में होता है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण, सबको पता होगा। लेकिन इसके अन्य कौन सदस्य, भाई पूछे कौन समाजवादी नहीं था, तो मीनू मसानी भी समाजवादी थे, अशोक मेहता भी थे, अच्युत पटवर्धन भी थे, सारे लोग क्या थे, समाजवादी थे। सवाल क्या बनेगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर, पटना 1934 में। कहा जाएगा पटना में इसके प्रवर्तक कौन होते हैं, पटना में इसके नेता कौन, तो जयप्रकाश नारायण, इसके अध्यक्ष कौन, नरेंद्र देव, सचिव कौन, जयप्रकाश नारायण। अन्य समाजवादी मीनू मसानी, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन। भी आई इसको अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा, एग्जाम होगा और मैं सब दिखाऊंगा कहाँ से सवाल पूछे गए हैं, और नहीं बना के आइएगा तो फिर सोच लीजिएगा। अब आते हैं बिहार सोशलिस्ट में, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अरे भाई बिहार सोशलिस्ट जो था, कांग्रेस सोशलिस्ट से 3 साल पहले ही, बिहार हरदम आगे रहता है, इसके 3 साल पहले ही स्थापना की जा चुकी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में स्थापित की जाती है, और प्रमुख व्यक्ति का नाम जयप्रकाश नारायण वहाँ भी थे। फूलन प्रसाद वर्मा को फोकस करिए, ये पूछा गया कई बार, बुक में भी नहीं दिया था लेकिन पूछा गया था, फोकस करिएगा फूलन प्रसाद वर्मा। गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामनंदन मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, सावंत सिंह। बाकी जयप्रकाश, फूलन प्रसाद वर्मा, 1-2 नाम पे आपको थोड़ा सा विशेष फोकस करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते। अब बिहार विधानसभा चुनाव से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हुआ था भारत में, बिहार से विधानसभा नहीं, भारत में चुनाव हुआ था, मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसको क्या किया गया, त्याग दिया गया, तो आपको पता है। लेकिन बिहार में भी मंत्रिमंडल बना था, और प्रथम मंत्रिमंडल बना था 1 अप्रैल 1937 को, किसके निर्देशन में, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। लेकिन ये कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने इसका क्या किया, विरोध किया, बताइए। उसके बाद खुद विरोध करके क्या बन गए ये लोग, देखिए। अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता, तो मोहम्मद यूनिस को कहा जाता है कि आज़ादी से पहले अगर पूछा जाए कि भारत की आज़ादी से पहले कौन प्रधानमंत्री हुआ करता था बिहार का, तो अब गलती मत समझिए कि क्वेश्चन गलत है, नहीं, मोहम्मद यूनिस, क्योंकि मंत्रिमंडल का पहला नेतृत्व तो उसने ही किया था, अध्यक्षता, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी कहा जाता है, तो गलत मत समझिएगा आप, ठीक है।
अब मोहम्मद यूनिस के अंतरिम सरकार ने कब त्यागपत्र दे दिया? कांग्रेस के विरोध के कारण 20 जुलाई 1937 को इसने त्यागपत्र दे दिया। और श्री कृष्ण सिंह, फिर कांग्रेस ही आ गए। देखिए, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में फिर से मंत्रिमंडल का गठन होता है और उस मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष रहते हैं रामदयालु सिंह रहते हैं और इसको उपाध्यक्ष अबलू बारी रहते हैं। अब यहाँ पर पूरा नाम छूटा हुआ है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। शिफ्टन छूट गया है। ये सवाल अभी पूछा था, 68वीं में शायद पूछा था सवाल ये कि सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बनते हैं। तो कई लोग बिहार के भारत की आज़ादी के बाद राज्यपाल का नाम बताने लगे थे, लेकिन याद रखना साथियों कि बिहार का प्रथम राज्यपाल हाल ही में पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में कि 1 अप्रैल 1936 में जब उड़ीसा से विभाजन हो जाता है तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जेम्स डेविड शिफ्टन बनते हैं। इनका पूरा नाम शिफ्टन छूटा हुआ है, जेम्स डेविड शिफ्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और कहा जाता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो त्यागपत्र दिया था किस कारण से दिया था? तो ये त्यागपत्र 15 फरवरी, देखिए पहले मंत्रिमंडल किसने त्याग दिया और किस कारण से? राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर। यानी कि कहा गया था कांग्रेस से कि बंदी बनाया गया था कि उसको छोड़ा जाएगा, लेकिन बाद में क्या किया जाता है कि बंदी को नहीं छोड़ा जाता, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र। पहला मंत्रिमंडल मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को कांग्रेस के विरोध के कारण ये त्यागपत्र दे दिए। फिर मंत्रिमंडल कब त्यागपत्र दिए? 20 जुलाई 1937 को। फिर मंत्रिमंडल कौन बनाते हैं? कांग्रेस वाला बनाते हैं श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। विधानसभा के अध्यक्ष रामदयालु, उपाध्यक्ष अब्दुल बारी, सर जेम्स डेविड शिफ्टन प्रथम क्या बनते हैं? राज्यपाल बनते हैं बिहार का। उसके बाद से फिर से कांग्रेस भी त्यागपत्र दे देता है। किस प्रश्न पे? ये पूछा है किस प्रश्न पे? तो राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर कांग्रेस भी 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे देता है। ठीक है, इन सब बातों की याद रखिएगा। इसके अलावा अगर वहाँ पूछा जाए नेशनल स्तर पर 22 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडल क्या करता है? इस्तीफा देता है और इसके बाद एक दिवस मनाया जाता है, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। थोड़ा सा दिवस मैं याद करा दूँ आपको, पता नहीं एग्जाम में आज आप कहिएगा। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को। उसके अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। ये सारा डेट याद रखें, नेशनल का है ये, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह नेशनल स्तर पर हुआ था विनोबा भावे के नेतृत्व में। अब सबको बताना है 1, 2, 3 तीनों सत्याग्रही का नाम बताना है जो नेशनल स्तर पर हुआ था। अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिया में होता है, लेकिन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को होती है। और प्रथम सत्याग्रही का नाम पूछा जा चुका है श्री कृष्ण सिंह। जैसे यहाँ पर प्रथम सबको याद रहता है, लेकिन तीसरा याद नहीं रहता है। तो तीनों को आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में तीनों सत्याग्रही जो बने थे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह पूछा जा चुका है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह बनते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन दूसरे सत्याग्रही का भी नाम याद रख कर लीजिए, क्योंकि नंबर हो सकता है इसी का हो। कौन था? नारायण सिंह। गया में कौन सत्याग्रही थे? अब तीसरा चौथा नाम नहीं होगा, दूसरा याद रखिएगा। प्रथम श्री कृष्ण सिंह, दूसरा नारायण सिंह। लेकिन गया में कौन? गौरी शंकर सिंह 4 दिसंबर 1940 को। सिलावा में श्याम नारायण सिंह 9 दिसंबर 1940 को। महिला सत्याग्रही का भी नाम याद रखिएगा, प्रियंका देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है। प्रमुख नेताओं को इसके जस्ट एक दिन बाद राजेंद्र प्रसाद, एन सिंह, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, शिव कुमार, रामनंदन सिंह को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। 0 आवर इसे कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी समय करो या मरो का नारा दिया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि किसको किस जेल में बंद किया गया? तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्ण सिंह को और एन सिंह को। ये पूछा है कि राजेंद्र सिंह को किस जेल में बंद किया? तो पटना के बांकीपुर जेल में बंद किया गया। इसके साथ श्री कृष्ण सिंह भी थे और एन सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। हजारीबाग में आपको जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया। योगेंद्र शुक्ल को भी हजारीबाग में ही पहले किया गया, लेकिन बाद में भाग गए जब, तो फिर इनको लाके बक्सर जेल में लाया गया। ठीक है, अब कहानी क्या होती है अब सुनिएगा। अब जेल से भागने वाली कहानी मैं बाद में बताऊंगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करिए। ये लोग जेल में बंद हो गए, इतना याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो पटना सचिवालय कांड से आपको फोकस करिएगा, क्योंकि अभी सवाल पूछा गया कहाँ पर? शिक्षक जो प्रधानाध्यापक का एग्जाम है इसमें। सचिवालय कांड हुआ कब था? डेट याद रखिएगा, 11 अगस्त 1942 को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के जस्ट 3 दिन बाद 11 अगस्त को। सचिवालय कांड क्या था कि पटना सचिवालय का आपने नाम सुना होगा पटना सचिवालय का। तो इसी पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए 7 व्यक्तियों को गोली मार दी जाती है और इसी कांड को सचिवालय कांड के नाम से जाना। झंडा फहराने का मतलब क्या होगा? हम अधिकार कर लिए।
तो एक छात्र के जुलूस जो है पटना के पूर्वी गेट पर पहुंचता है और इसके सचिवालय पर पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा देता है, और जिसमें उस समय अब पूछा था, क्या आपसे सवाल क्या पूछा था अभी कि उस समय कौन वेवेल क्या होता है, उस समय वेवेल क्या होता है, उस समय सेनापति होता है। तो सेनापति का ही नाम पूछ दिया आपका, आगे कहीं लिखा था, मैं लग रहा है कि सेनापति का नाम क्या रहता है कि वेवेल क्या होता है, उस समय सेनापति रहता है, लेकिन जिलाधिकारी कौन रहता है, WG आर्चर। ये पूछा जा सकता है, इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, सेनापति वेवेल, लेकिन आर्चर जो था 11 अगस्त 1942 को अंधाधुंध गोली चलाई सचिवालय में, और सचिवालय में जो लोग झंडा फहराते 7 लोगों का शहीद हो गए। वर्तमान में कुछ दिन पहले क्या किया गया है, उनके लिए एक स्मारक भी बनाया गया है 7 शहीदों के लिए। अब 7 शहीदों का नाम भी पूछा जा सकता है। आते हम लोग शहीद को देखते हैं। हम बिहार के वीर शहीदों को तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और घटना होती है। जस्ट उसके 2 दिन बाद 13 अगस्त को कटिहार थाने पर झंडा फहराने के लिए मात्र 23 साल का एक छात्र ध्रुव कुमार को गोली मार दी जाती है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि ध्रुव कुमार कहाँ का छात्र, कटिहार का, और कटिहार थाने पर कब इन्होंने झंडा फहराया, 13 अगस्त को, जिसके कारण इनको गोली मार दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि आपको जाइएगा तो छपरा में क्या किए, थाना को जला दिए, कौन, जगलाल चौधरी थाना को जला दिए थे, ठीक है। और इनको देख देख के, मतलब कि सचिवालय कांड को देख देख के तरह तरह नेतृत्व भी किया गया। मैं बता दे रहा हूँ कुछ कुछ बातें याद रखिए। जैसे कि डुमरांव में भी क्या किए, डुमरांव में कपिल मुनि ने क्या किया, थाने में गोली वगैरह चलाया। सिवान में किसने किया, सिवान में श्याम बिहारी लाल ने किया था। इसके अलावा नोट करना चाहे तो नोट कर सकते। डुमरांव में कौन किया था, डुमरांव में कपिल मुनि ने, गया में श्याम बिहारी लाल ने, सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव ने, और ध्रुव कुमार कहाँ पर, कटिहार में। ये लोग भी अपने जिलों में झंडा फहराने की कोशिश किए थे। सचिवालय कांड तो अलग था जिसमें 7 शहीद हुए थे, लेकिन ये अपने जिलों में झंडा फहराने की कोशिश किए थे। इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब 7 शहीदों का नाम आपको ध्यान रखना है, इस 7 का नाम आपको याद होना चाहिए। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा नहीं आया है, मैं क्वेश्चन भी लिया हूँ इस पर। तो याद रखना, उमाकांत प्रसाद सिंह कहाँ के, सारण के हुआ करते हैं, ये जगह है वहाँ का, याद रखने की जरूरत नहीं है। सतीश प्रसाद झा, सारण के एक और व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह। तो उमाकांत प्रसाद सिंह और राजेंद्र सिंह 2 लोग सारण के, सतीश प्रसाद झा भागलपुर के, देवीपत चौधरी जमालपुर सिलावा के, इसके अलावा रामानंद सिंह शहादत नगर पटना, इसके अलावा राम गोविंद सिंह पटना, दशरथा जगपति कुमार मराठी खराठी गया। तो इनका सारा का याद रखिए नाम। 7 शहीदों का पूछ सकता है कि कौन सा नहीं थे या कौन थे, तो याद रखिए एक बार, उमाकांत प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, रामानंदन सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार। तो देखिए, रामानंद, राम गोविंद, राजेंद्र ऐसा नाम है, उसके बाद देवीपत, जगपति, उमाकांत, इसका सारा का नाम ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में जैसे भारत में भूमिगत आंदोलन हुआ, वैसे बिहार में भी भूमिगत आंदोलन। अब भूमिगत आंदोलन में क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण, और आपको पता है इनको जेल में बंद किया गया था हजारीबाग, और इनके साथ भी कौन थे, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले योगेंद्र शुक्ल को भी कहाँ बंद किया गया था, हजारीबाग में, लेकिन ये जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942, एक बार पूछा गया कि इस दिन कौन दिन था, मैं लिखा भी था यार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 1942, मैं लिखा था कि दिवाली का दिन था, लेकिन शायद लग रहा है कि छोड़ दिया, ठीक है, टाइपिंग नहीं हो पाया है। तो याद रखना कि 9 नवंबर 1942 को याद रखना दिवाली का दिन। ये मत कहिएगा सर नहीं बताएं, सवाल पूछा है जयप्रकाश नारायण किस दिन भागे थे जेल से, तो दिवाली का दिन। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूँ, यहाँ पर छूट गया है, दिवाली के दिन जयप्रकाश नारायण भागे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गिरफ्तार जो हुए थे जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को रामनंदन सिंह, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह के साथ भाग गए जेल से, और इन्होंने बिहार में नेपाल जाकर तराई के क्षेत्रों में क्या किया, भूमिगत आंदोलन क्या किए, संचालित किए। नेपाल में जाने के बाद से क्या किया, मार्च 1943 में आज़ाद दस्ता का गठन किया। तो पूछागा कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। कब, मार्च 1943 में। और इसमें क्या किया, नेपाल के तराई में जाकर एक जगह था जिसका नाम है बकरो का टापू, वहाँ पर क्या किया, इस आंदोलन को स्थापित किया। और जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता अप्रैल 1946 में, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घबराना नहीं, अंतिम दौर में हम लोग आ चुके हैं, लगभग 1 घंटे में हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया। पत्रिकाएं एवं पुस्तकों पर आते हैं कि सहजानंद सरस्वती का हुंकार है, जयप्रकाश नारायण का वाई सोशलिज्म है। देखिएगा लड़ेगा प्रश्न यहाँ से। राजेंद्र प्रसाद का सत्याग्रह इन चौपारण है, गुरु प्रसाद सिंह का बिहार हेराल्ड है, मुरली मनोहर प्रसाद का क्या है, आपका सर्चलाइट है। क्या है, सर्चलाइट है। तो कई लोग कहेंगे कि सर बीपीएससी आंसर कुछ और दिया था, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो बीपीएससी लिख दिया मुरली मोहन प्रसाद लिख दिया था, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं लिया था। तो मुरली मनोहर प्रसाद सर्चलाइट के हैं। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र बिहार का बिहार बंधु 1874 में प्रकाशित हुआ।
प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका सर्वहितैषी था, 1832 में प्रकाशित हुआ। प्रथम अंग्रेजी पत्रिका सर्चलाइट है, जो 1875 में प्रकाशित होता है। और दशेर पुस्तक किसकी है? शखाराव गणेश देवस्कर की है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में आपका थ्योरी का सेशन खत्म होता है, हम लोग क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना लास्ट में जब देखिएगा तो किसान आंदोलन पे आइएगा, तो किसान आंदोलन में कुछ क्या है, आपके थ्योरीज भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगला क्लिप होगा वो, तो साथ में मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का नंबरिंग 50 तक इधर उधर चलेगा। रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी आ गए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बस रिलेवेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन मैं स्किप करके चलूँगा, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगा। कर्नाट वंश राज्य स्थापित हुआ था कहाँ पर? मिथिला में हम लोग कर्नाट वंश स्थापित किए थे। कर्नाट वंश को स्थापना किसने किया था? नान्यदेव ने। अंतिम शासक कौन था इसका? नान्यदेव स्थापित किया गया था। और तीसरा अंतिम शासक था जिसको नाम दिया जाता है हरि सिंह। हरि सिंह क्या था? इसका आखिरी शासक था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि मिथिला के कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? आपको पता है, मैंने बताया था कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला के या तिरहुत के कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? नान्यदेव क्या था? इसका संस्थापक था। ठीक है, नरसिंह देव क्या था? दूसरा शासक था। और तीसरा क्या था? हरि सिंह इसका तीसरा शासक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल क्या था? पाल वंश का संस्थापक था। धर्मपाल के बारे में खास बात क्या है कि विक्रमशिला, उदयपुरी विश्वविद्यालय, ये सब कौन बनाया था? आपको धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक है, देवपाल के बारे में खास बात है कि इसने राजधानी कहाँ पर बनवाई थी? मुंगेर बनाई थी। इसके बाद मैंने बताया था कि देवपाल के बारे में कि यही देवपुत्र जो था, बाल देवपुत्र जो था जावा का शासक, उससे 5 गांव जो था उसको दान में दिया था बौद्ध विहार नालंदा में बनवाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार बनाने और तथा देख रेख करने के लिए क्या करी? अनुमति दी? तो गोपाल तो संस्थापक था, हो नहीं सकता। धर्मपाल हो नहीं सकता। क्या था? देवपाल था। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो किसने? धर्मपाल ने किया। और ये भी था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लिया था। गोपाल क्या था? इसका संस्थापक हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो कहेगा क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी था। और ये प्रथम तुर्क क्या था? शासक बना था। और तुर्क शासन की स्थापना बिहार में इसने ही किया। और विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, इन सब विश्वविद्यालयों को इन्होंने ही क्या किया? इसने ही ध्वस्त किया। ठीक, अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नाम क्या था? बख्तियार खिलजी इसका नाम था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा हुआ था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको 1895 ही लेना पड़ेगा। कहा जाता है कि 95 से लेकर 1900 तक चला था ये विद्रोह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कहा जाता है कि कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, जो कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, सबसे पहले रोहिणी से स्टार्ट हुआ था आपको 12 जून से। उसके बाद से ये विद्रोह कहाँ पर? पटना में आया। 3 जुलाई को किसने नेतृत्व किया? पीर अली ने इसका नेतृत्व किया। किसने? पीर अली ने। उसके बाद से फिर दानापुर छावनी गया। दानापुर छावनी के सैनिक कहाँ पहुँचे? आपको जगदीशपुर पहुँचे। और यहाँ से ही क्या हुआ? विद्रोह विधिवत रूप से जगदीशपुर के कुंवर सिंह के साथ शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह के किसके साथ क्या हुआ? मुठभेड़ हुआ और गोली लगी थी। तो कैप्टन लेग्रांडे था, इसके साथ मुठभेड़ हुई और गोली लगी। और 26 अप्रैल और 1857 को क्या हो जा रहा है? इनका निधन हो जाता है। 23 अप्रैल 1857 को, तो क्या हो जाएगा? ये 1858 होगा। ठीक है, 58 होगा, ध्यान रखिएगा। 58 को निधन हो जाता है इनका। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा कब की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसको। तो घोषणा कब की जाता है बिहार राज्य की स्थापना को? 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया जाता है। बनाया जाता है क्या? 12 मार्च 1912 को, 22 मार्च को, और 1 अप्रैल से क्या माना जाता है कि चलिए स्थापना विधिवत रूप से लागू हो जाता है। चलिए इसको अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन कब किया गया?
इसका विधिवत उद्घाटन जो था 1 अप्रैल 1912 को किया जाता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर कांड के अभियुक्तों में किसकी फांसी हुई थी? तो सबको पता है कि इसमें फांसी किसकी हुई थी। इसमें खुदीराम बोस की फांसी हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी क्या किए थे? आत्महत्या कर लिए थे। अगले सवाल पर आते हैं। मजरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? आपको पता है द मदरलैंड इनका नाम था, और इन्होंने ही असहयोग आंदोलन के समय खैरू मियाँ से, किससे भाई? खैरू मियाँ से ज़मीन लेकर क्या किया था? इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा। 1921 में पटना में स्थापित राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। उसके प्राचार्य कौन नियुक्त हुए थे? राजेंद्र प्रसाद इसका प्राचार्य नियुक्त किए गए थे। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? अभी मैंने बताया राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति होगी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है, और प्रथम सत्याग्रही कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह प्रथम सत्याग्रही बनते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सचिवालय कांड के शहीदों की लिस्ट में शामिल नहीं था? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि पता होगा इसमें टोटल कितने शहीद थे? 7 शहीद थे, जिसमें से रामानंदन सिंह भी थे, देवीपत चौधरी भी थे, इसके अलावा जगपति भी थे, इसके अलावा देवीपत चौधरी, जगपति, रामानंदन थे। उसके बाद सतीश प्रसाद झा थे चौथे व्यक्ति, उमाकांत प्रसाद थे पांचवें व्यक्ति, राजेंद्र सिंह छठे व्यक्ति थे, और राम गोविंद सिंह सातवें व्यक्ति थे। टोटल 7 लोग थे, लेकिन योगेंद्र नारायण क्या था? इसमें शामिल नहीं था। ये घटना हुई कब थी? 11 अगस्त 1942 को ये घटना हुई थी, सचिवालय कांड। ठीक है, आर्चर ने गोली चलाया था इस पर, WG आर्चर ने। और उस समय कौन गवर्नर, कौन उस समय आपको वेवेल क्या रहता है? वहाँ का सेनापति रहता है, ये अभी पूछा गया था कुछ दिन पहले। वही 13 अगस्त को झंडा फहराने के लिए कटिहार थाने पर 13 वर्षीय छात्र ध्रुव को भी गोली मार दी जाती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार करके राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो मैं पहले भी बता दिया हूँ, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। केवल राजेंद्र प्रसाद को ही नहीं, इनके साथ बांकीपुर जेल में आपके श्री कृष्ण सिंह भी थे। इसके अलावा AN सिंह, अनुराग नारायण सिंह भी थे। हजारीबाग में किसको रखा गया था? JP को, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में। योगेंद्र शुक्ल को भी हजारीबाग में रखा गया था, लेकिन बाद में ये भाग गए थे, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार करके बक्सर जेल में डाल दिया जाता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, पटना सचिवालय गोलीकांड का चर्चित ये कांड कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। शायद प्रश्न ये छूट चुका है, शेरशाह सूरी, लेकिन एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बिहार में छात्र आंदोलन JP ने कब शुरुआत किया था? तो आपको पता है कि कांग्रेस के विरुद्ध 1974 में क्या शुरू किया गया था? आपको JP आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? इनके बहन का नाम था, ऑप्शन क्या दिया? रामप्यारी, सरस्वती। तो इसका क्या आंसर होगा? भगवती देवी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने पुलिस थाने को आग लगा दी थी? जगलाल चौधरी जो छपरा के थे, सारण में क्या किए थे? थाने को आग लगा दिए थे। ऑप्शन क्या होगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रकाश जी की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी इनकी पत्नी का नाम था। इनका क्षेत्र पटना ही हुआ करता है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। इनको लोक नायक की उपाधि दी जाती है, आपको सबको पता होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष किया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? जगत नारायण दिया है, उसके बाद बहावी दिया है, जयप्रकाश नारायण। आखिरी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आखिरी ऑप्शन इसका जयप्रकाश नारायण होगा। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। और यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ के किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा दरभंगा, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका महीना काट लीजिए सबका। नवंबर 1929 में हुआ था, लेकिन बस सवाल आपको क्या पूछेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, आपसे पूछेगा बिहार किसान सभा की स्थापना 1928 में सोनपुर मेले के अवसर पर, लेकिन प्रांतीय किसान सभा का है प्रोविंशियल, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1929 हो जाएगा। और कौन सी अध्यक्षता थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता थी। इनका पत्रिका याद रखिएगा, होमकार क्या थी? इनकी पत्रिका थी, इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पर, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। इसमें सुमेलित करना किसमें कौन सा जाएगा? कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह
कोल विद्रोह भाइयों हो जाएगा, इसका क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा, यानी कि 1831-32 में हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832-33 में हुआ था। संथाल विद्रोह आपको 55-56 में। मुंडा विद्रोह 99-1901 में। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पटना में 1857 के नेता का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था भाई, पीर अली इनका नाम था। किस डेट को, 3 जुलाई को इन्होंने 1857 को क्या किया था, ये पुस्तक विक्रेता थे, नेतृत्व प्रदान किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किसने किया था। सबको पता है कि भारत में बहावी आंदोलन की सैयद अहमद शहीद, विलायत अली, इनायत अली, इसमें से कौन करेक्ट आंसर होगा। तो एग्जैक्ट नाम इनका देखा जाए तो इनका एग्जैक्ट नाम क्या है, सैयद अहमद बरेलवी इनका नाम है। सैयद अहमद शहीद के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर पटना में बात किया जाए तो विलायत अली, इनायत अली पटना में इसका नेतृत्व किए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। आपको मैंने बताया पटना क्या था, इसका मुख्य केंद्र था। अगले प्रश्न पर बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका एक्चुअल जो उद्देश्य था बहावी आंदोलन का क्या था। बाद में चल के मिक्स हो चुका सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी था, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध भी था, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति भी था। सभी हो जाएगा, आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताया था। इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है, पटना में होता है। 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की उद्घाटना की जाती है सोनपुर मेले के अवसर पर, और इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर होता है, पटना में। कहाँ पर, पटना में 1908 में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। हसन इमाम क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर कहा जाए इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है साथियों, तो याद रखना 1909 में, जस्ट इसके एक साल बाद। कहाँ पर, भागलपुर में। भागलपुर में दूसरा इसकी अधिवेशन होती है, और इसके अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा होते हैं, सचिदानंद सिन्हा। लेकिन ध्यान रखना, एक बार बीपीएससी में पूछा गया है कि इसके जो किसके प्रेरणा से स्टार्ट किया, दीप नारायण। दूसरा जो था दीप नारायण, दूसरा दीप नारायण, ऐसे याद कर सकते, दीप नारायण के प्रयत्नों से इसको स्टार्ट किया गया। इसके अलावा याद रख सकते, एक विशेष अधिवेशन पटना के माकीपुर में 1916 में आयोजित किया गया था, और इसका 28वां अधिवेशन जो था 1919 में मुंगेर में इसको स्थापित किया जाता है। तो सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका, मैंने बताया था बिहार विभाजन के लिए पहला प्रयास बिहार टाइम्स का ही था। 1894 में इसको प्रकाशित किया गया था। ब्याज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बता चुका हूँ कि ब्याज एसोसिएशन के संस्थापक आपको कौन थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री सूर्य नारायण वर्मा थे। इसके अध्यक्ष कौन, अशफाक खां। अशफाक खान क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। कब स्थापना की जाती है, 1909 में। कहाँ पर, दरभंगा में इसकी स्थापना की जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा सरस्वती अकादमी, सरस्वती अकादमी की स्थापना कहाँ पर होती है, 1901 में होती है, ये भी कहाँ पे, दरभंगा में होती है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखें। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो था, ये इसको कब, 1906 में स्थापित किया जाता है। तो सारे फैक्ट को आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। फिर से वही प्रश्न आ रहा है कि बिहार में ब्याज एसोसिएशन कहाँ पर स्थापित हुआ, दरभंगा में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बंगभंग विरोधी आंदोलन दरभंगा में राखी दिवस मनाया जाता है। मैंने बताया था कि 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि घोषणा की जाती है 19 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन होता है आपको कब, 16 अक्टूबर 1905 को, जिसमें क्या होता है कि सरस्वती अकादमी के जो सहायक रहते हैं प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र, इनके सतीश चंद्र चक्रवर्ती कहा जाता है, इनके प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाया जाता है, आपका राखी दिवस मनाया जाता है। रेवती नाग का संबंध कहाँ से है, रेवती नाग का संबंध आपको कहाँ से हो जाएगा, भागलपुर से हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर से इसका संबंध है। नंगी हड़ताल कहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नंगी हड़ताल कहाँ पर, आपको छपरा में। ठीक है, मुजफ्फरपुर कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया जाता है, 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को इसका प्रयास किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है साथियों, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1885 में, उसमें मात्र बिहार से 0 लोग शामिल लिए थे, कोई भाग ही नहीं लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। वही दूसरा इलाहाबाद में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के 31 लोगों ने भाग लिया था। बिहार में अधिवेशन की बात किया जाए तो 1912 में होता है, जिसके मधोलकर अध्यक्ष होते हैं बांकीपुर पटना में। उसके अलावा 1922 में गया में होता है, जिसके अध्यक्ष सीआर दास होते हैं। और 1900 आगे चलकर आपको फिर रामगढ़ में एक अधिवेशन इसका आयोजित किया जाता है। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, अभी मैंने कहा था 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, तीन कटिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। क्या होगा, ऑप्शन
बी करेक्ट होगा। बांकीपुर वाला लग रहा है क्वेश्चन छूट गया, अगर छूट हो गया हो तो कोई बात नहीं है, मैं बता दिया कि बांकीपुर का पहला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहाँ पर हुआ है, VVI प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। पटना में आर्यन मधोलकर क्या थे, उसके अध्यक्ष थे, 27वां अधिवेशन था। तो अगर प्रश्न नहीं भी है, थ्योरी में डिटेल में उसको एक्सप्लेन किया हूँ, हो सकता है कि प्रश्न मैंने दिया है यहाँ पर टाइपिंग में छूट गया होगा, या फिर हो सकता है आगे तो दिखेगा आगे होगा। तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, तो आपको पता होना श्री कृष्ण सिंह ने इसका गठन किया था 1923 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था, चौकीदारी कर का, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही होगा। मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का क्या मतलब था, किसान आंदोलन, आपको आगे डिटेल में डालूंगा, उसमें डिटेल में दिया बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो क्या हो जाएगा इसका, द बिहारी होगा, द बिहार हेराल्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रथम बार कब किया गया था, 1875 में इसका प्रकाशन किया जाता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। द इंडियन नेशन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है, तो कामेश्वर सिंह, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। रेवती नाग संबंधित है किससे, रेवती नाग संबंधित है ढाका अनुशीलन समिति से, और ये कहाँ पर सक्रिय था, भागलपुर में सक्रिय था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया जाता है, इनको दफन कहाँ पर किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है, थोड़ा सा हल्का में मत लीजिएगा, इसको पूछा गया है। आगे प्रश्न कह रहा है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। मैंने बताया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में, जो पटना का नहीं है, पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्सा। 1651 में कौन सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1774 में डेंस कंपनी स्थापित की जाती है। ये वाला प्रयास 1620 से किया जाता है, सबको पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द शेर पुस्तक कथा जो है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, सारा प्रीवियस है ये आपको 65वीं में ये भी पूछा गया, 2019 में पूछा गया, PCS का सवाल है। द शेर पुस्तक के आपको किसने लिखा था, सखा राव गणेश देवस्कर ने लिखा था। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। आयोग ने इस प्रश्न का आंसर लिया था, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए लिया था क्योंकि ऑप्शन उसने कर दिया था मुरली मोहन प्रसाद, लेकिन इनका एक्चुअल नाम क्या है, मुरली मनोहर प्रसाद, जो कि मैं सही कर दिया हूँ, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उस पत्रिका का नाम क्या था, हुंकार, उस पत्रिका का नाम था, सबको पता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। तो सब मैंने अभी बताया था कि दूसरा अधिवेशन कब, 1909 में स्थापित किया गया भागलपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सचिदानंद सिन्हा। पहला कहाँ पर, पटना में 1908 में, दूसरा 1909 में, कंफ्यूज नहीं करना है, भागलपुर में। प्रयास इनका दीप नारायण का प्रयास रहता है, लेकिन अध्यक्ष कौन बनते हैं, सचिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1921 में ये हुआ था 16वां अधिवेशन हजारीबाग में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, आपको पता होना चाहिए किसने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाद में कांग्रेस के विरोध के कारण इन्होंने क्या कर दिया, त्याग दे दिया। बाद में फिर श्री कृष्ण सिंह क्या बनते हैं, ये लोग फिर मंत्रिमंडल का गठन करते हैं लेकिन ये भी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न को लेकर ये भी त्याग देते थे। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया कि किस कारण से इन्होंने त्याग दिया था, श्री कृष्ण सिंह ने, ये नहीं, ये तो इनके कांग्रेस के विरोध के कारण। तो याद रखिएगा, राजनीतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न को लेकर। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे कहकर संबोधित किया, तो किसको कह के संबोधित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो को, यानी कि ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो आपको पता होगा, पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पटना लान का गांधी मैदान के नाम से कब इसका नामकरण किया जाता है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखना, पटना उच्च न्यायालय, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की जाती है, 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम था आनंद पांडे, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, अगर उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, वो क्षेत्र कौन सा हो सकता है, वो क्षेत्र आपका कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमहल और भागलपुर का क्षेत्र। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर, बिहार में कि किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उस नेता का नाम क्या था? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल उस व्यक्ति का नाम था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार के सुप्रसिद्ध संत प्रसिद्ध सैफुद्दीन मरीनी का संबंध किससे था? तो सबको पता है ये कौन सा फिरदौसी सिलसिला के संबंधी थे। मनेर में इनका 1290 में जन्म हुआ था। मध्यकालीन में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 4, 2 और 4, क्योंकि विद्या का केंद्र भी था और धार्मिक केंद्र भी हुआ करता था। 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन चलाने के परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। तो इसका नेतृत्व प्रांत का किसने किया? तो इस प्रांत का नेतृत्व का निर्माण आपको सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है। बिहार दिवस का महत्व 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा कि 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था? अलग हुआ था। बिहार की स्थापना कब की गई? तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। बिहार की स्थापना 1912 में की गई। कई लोग 1936 को हो जाएंगे ऑप्शन में, लेकिन 1912 में बिहार की स्थापना की जाती है, क्योंकि बिहार प्रेसिडेंसी जो अलग होता है उसी को स्थापना कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल इस पर विवाद मत करिएगा, क्योंकि आयोग का आंसर है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। घटना चक्र में इसका आंसर गलत दिया है। आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? तो आपको पता होना चाहिए बिहार जो भारत में, जब मैंने कहा था कि जब प्रदेश कहे, प्रांत कहे, कुछ भी कहे तो 1912 टिक करिएगा। जब भी राज्य का बात है तो 1936 टिक करिएगा। तो क्या हो जाएगा? 1912 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? अब राज्य की बात कर लिया ना, तो राज्य क्या हो जाएगा? 1936 में एक राज्य के रूप में अधिनियम 1935 के फलस्वरूप बना। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? सबको पता है 1912 में अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा अलग हो गए बंगाल से, यानी कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल और बिहार भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक कब बुलाई जाती है? तो याद रखना साथियों, इसकी पहली बैठक 1913 में बुलाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? 1913 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो क्या हो जाएगा? 38, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कब से की गई? 2006 से, और इसको देख के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, यानी बौद्धों को रहने के लिए जगह को हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कि 1866-67 के नील विद्रोह खेतिहरों में किस बिहार में किस हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दरभंगा और चंपारण, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली के फरवा गांव के निवासी थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? इनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और सवाल कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय किस मुस्लिम खाना बनाने वाले व्यक्ति ने जान बचाई थी महात्मा गांधी की? बत्तख मियाँ। क्या नाम था? बत्तख मियाँ। ध्यान रखिएगा 68वीं में पूछा गया सवाल पूछा जा सकता है। बत्तख मियाँ ने इनकी जान बचाई थी। इनमें से कौन सा बिहार का किसान नेता है? तो आपको पता होगा बिहार का किसान नेता कौन हो सकता है। इसमें से ऑप्शन ए दिख रहा होगा 1 और 2, यानी कि स्वामी सहजानंद विद्यानंद कब 1919 से 22 में नेतृत्व किए थे किसान आंदोलन का, असहयोग आंदोलन के समय, ध्यान रखिएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? आपको पता होगा राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रण दिया था। 1830 के दशक में पटना का केंद्र किस चीज़ का था भाई? तो आपको पता होना चाहिए बहावी आंदोलन का क्या था? केंद्र था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? महादेव लाल सराफ ने इसका नेतृत्व किया था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे भी इसका नाम पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है कि पटना में इसका मुंगेर में किसने नेतृत्व किया था? तो मुंगेर में किसने किया था? मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पटना में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में इसका नेतृत्व किसने किया था भाई? पटना में इसका नेतृत्व किया था अंबिका कांत सिंह ने, हाजीपुर में भरत मिश्र ने, लखीसराय में नंद कुमार सिंह ने, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने, और अभी हाल ही में आपके टीआरई में पूछा है चंपारण में किसने किया था? तो बिपिन बिहारी ने। किसने? बिपिन बिहारी ने कहाँ पर किया था? चंपारण में इसका नेतृत्व किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? 1930 और 32 में बरही कांग्रेस सफलतापूर्वक 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेज हुकूमत को किस जेल से नाकाम कर दिया? तो क्या हो जाएगा? मुंगेर, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो उनका नाम क्या था? उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी इज राइट। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होते हैं? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता है, राहुल सांकृत्य ने, जो छपरा से नेतृत्व करता थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? सबको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आता है और बिहार का विभाजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलदेव सहाय ने मध्यवर्ती कब इस्तीफा दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की जाती है? आपको पता है 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है। बिहार युवक संघ की स्थापना कब की जाती है? साथियों 1927 में स्थापना की जाती है। इसके अलावा एक प्रश्न और, एक दो प्रश्न छूटा है जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, मैं बता रहा हूँ, उसको मैं करा दे रहा हूँ आपको। देखिए एक प्रश्न छूटता है तो मेरा जान निकल जाता है। देखिए अब आदमी ही काम करता है, टाइपिंग में काम हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे छूट गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या किया कि फिर से मैं उसको कलेक्ट करके लाया हूँ और ताकि आपका क्या हो जाए, प्रश्न बन जाए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बांकीपुर पटना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1912 में बांकीपुर पटना में आर एन मधोलकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो इसीलिए प्रश्न आपको कोई छूटेगा नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करके आइएगा, सोच लीजिएगा फिर, ठीक है। मैं पूरा जी जान लगा रहा हूँ। ये प्रश्न तो फेवरेट है बीपीएससी का, इसमें आंसर मैंने आपको दिखा दिया, दिक्कत हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। और उसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बनी थी, जिसके फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किसमें क्या थी, भूमिका थी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? आपको पता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, सी ऑप्शन, गठित की गई थी। 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? ये सोशलिस्ट पार्टी कह रहा है, कांग्रेस वाला, तो उसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नरेंद्र देव क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? सबको पता है, लोक नायक की उपाधि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसमें जो ऑप्शन देखिएगा, एन सिंह भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए। तो इसमें लगभग सभी व्यक्ति शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद भी हो गए, रामनंदर सिंह भी शामिल हो गए, प्रसाद मिश्रा भी, और जगजीवन राम भी। आपको पता है श्रम मंत्री बनाया गया था। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो। इससे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में सब लोग जानता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में दो चार बिंदु जान ले। आज तक मुझे पता है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में 80% लोगों को गलत जानकारी है। लोगों को लगता था कि 3/20 खेत पे, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो खेत है उसमें नील की खेती करने की बात हो रही थी। लेकिन देखिए ये तो पहले की बातें थी। एक्चुअल कहानी क्या है सुनिएगा। चंपारण सत्याग्रह के समय हुआ क्या था कि उस समय जर्मनी में आपको क्या हुआ था, रासायनिक डाई का आविष्कार हो चुका था। मतलब कि केमिकल से आप लोग रंगाई शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक केमिकल और एक कृत्रिम चीज़ों में, बनावटी चीज़ों में, सॉरी कृत्रिम चीज़ नहीं क्या है, तो प्राकृतिक चीज़ों में अंतर आती है। तो केमिकल को लोग ज़्यादा तवज्जो देने लगे। इससे क्या हुआ कि गोरे बागान मालिक खुद नील की खेती से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उनको एक मौका मिल गया और चाहते थे कि अगर नील की 3/20 खेती आप नहीं करते हो, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, तो किसानों से एक एवज वसूलने लगे, कि मतलब पैसा वसूलने लगे, ठीक है। उसके बदले में भारी रकम वसूलने लगे। यही कारण था नील विद्रोह का और चंपारण सत्याग्रह का। मेन मुद्दा यही था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में हुआ था, सब लोग जानते हैं। ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं बताए क्योंकि सब कोई जानता है। मैं हार्ड टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आसान टॉपिक पे ध्यान नहीं देता हूँ। 1917 में ये हुआ था, सबको पता है। गांधी जी इसके प्रमुख नेता थे और गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। इसमें क्या प्रावधान था कि 3 कट्ठिया प्रथा, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेती आपको नील की करनी पड़ेगी। गांधी जी को आमंत्रित कौन किया? लखनऊ अधिवेशन से 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जो है, जो कि मुरली भरवा गांव के थे, वो उन्होंने बुलाया था। और 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो चंपारण पहुंचे थे। अब पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में आपको कौन कौन से आपके नेता थे इनके साथ,
उसके एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी कब आए चंपारण? आपको 15 अप्रैल 1917 को आए। और इसमें नेता कौन कौन थे? नरसिंह पारेख थे, अनुग्रह नारायण सिंह, एन सिंह जिसको कहते हैं, महादेव देसाई हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, मौलाना मजरूल हक, जेबी कृपलानी और ब्रजकिशोर प्रसाद। सबका नाम एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सवाल बनते हैं कि कौन चंपारण सत्याग्रह में शामिल था। एक सवाल यहाँ से आपके अब टीआरई में हाल ही में पूछा गया है कि चंपारण जांच के लिए इसकी जो जांच समिति थी, 6 लोगों की एक समिति गठित की गई थी, उसको चंपारण एग्रीगेशन समिति कहते हैं। यानी कि चंपारण कृषि के लिए समिति बनाई गई थी किस सत्याग्रह की जांच करने के लिए। यही पूछा गया बिल जो है कब आया है, एक बार ये पूछा गया। तो 29 नवंबर 2017 को ये बिल आया था। और आपके एग्जाम में क्या पूछा था कि बिल पास कब हुआ था, तो उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं था। यानी कि नवंबर, कई लोग मई कह रहे थे कि मई 2018 में, नवंबर 2018 में, लेकिन कोई सही नहीं था। ये बिल हमने इसको वेरीफाई किया है कि 4 मार्च 1918 को ये बिल पास हुआ था। और मुझे लग रहा है कि आज तक किसी को क्लियर नहीं हो पाया कि वो प्रश्न पूछा गया था। वो पूछा यही था कि जो बिल बन के आया था वो बिल एक्चुअली एक्ट कब बना, यानी कि पास कब हुआ था। याद रखिएगा कि ये बिल जो था 29 नवंबर 2017 को आया था, लेकिन 4 मार्च 1918 को पास हुआ था। तो कई बार आपको साल दे सकता है कि 1917 1918, तो मैक्सिमम लोग 17 मार देंगे क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 17 में हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 मार्च 1918 को पास हुआ था। इसको प्रश्न को भी लिया हूँ, जो इसमें प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, उसको भी मैंने लिया हूँ। ठीक है, आप प्रश्न देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपके टीआरई में पूछा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई थे और उसके 5 मेंबर अन्य थे, आपको याद रखिएगा। इसके सदस्यों का नाम LC आदामी थे, राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, डीजे रीड थे और रैनी थे। इनके नाम सारे लोगों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम आपको ध्यान रखना है, मुरली भरावा गांव इनका गांव का नाम था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जो थे एक्चुअली थे कहाँ के? तो मुरली भरावा गांव के थे, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था। अब थोड़ा सा बिहार में मूव करते हैं हम लोग। बिहार में असहयोग आंदोलन जब हुआ था, यानी कि 1919, यानी खिलाफत के समय से असहयोग माना जाता है। तो इस सवाल पूछा है आपको बीपीएससी, शायद हमको लग रहा है 65वीं में पूछा है कि 1919 में असहयोग आंदोलन के समय एक किसान लोग आंदोलन किए थे, उसमें उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये किसान लोग दरभंगा महाराज के विरोध में आंदोलन किए थे और उसके नेतृत्वकर्ता स्वामी विद्यानंद थे। तो याद रखिएगा 1919 में असहयोग आंदोलन के समय स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आपको आंदोलन किया गया था और उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता स्वामी विद्यानंद थे और दरभंगा महाराजा थे, उनके खिलाफ हुआ था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम किसान सभा की स्थापना 1923 में मानी जाती है, ये भी आपको बीपीएससी में पूछा गया। एक पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबेर जो थे, इनकी अध्यक्षता में क्या हुई थी? आपकी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो बोलेगा बिहार में प्रथम किसान सभा की स्थापना 1923 में किसकी अध्यक्षता में? मोहम्मद शाह जुबेर की अध्यक्षता में। और इसके उपाध्यक्ष जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन अध्यक्ष ही पूछा है। तो शाह मोहम्मद जुबेर थे। कब? 1923 में। कहाँ पे? मुंगेर में किसान सभा की पहली स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से मार्च 1928 में पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना औपचारिक रूप से की। एक अगला किसान सभा स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में आपको मार्च 1928 में स्थापित हुआ था। इसको किसान सभा इससे भी कहा जाता है, पटना के बिहटा में। ये प्रश्न खूब पूछता है कि प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो महीना भले याद नहीं रहे, डेट याद रखिएगा। ईयर आपको 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर किया गया था। तो सवाल बार बार यही पूछता है कि प्रांतीय किसान सभा भी मतलब क्या है? आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांठ बांध करके याद रखिएगा कि प्रांतीय किसान सभा आपको पेपर में लड़ेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए प्रश्न आया हुआ है। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, ये किसान सभा है, ठीक है, ये पहला किसान सभा, फिर ये दूसरा किसान सभा और ये प्रांतीय किसान सभा है। तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन नेतृत्व इन्हीं का था क्योंकि इस किसान आंदोलन में 99% भूमिका इन्हीं की थी। ठीक है, दूसरा सम्मेलन इसी प्रांतीय सभा का 1934 में हुआ था, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। गया में हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। और तीसरा 1935 में हाजीपुर में सहजानंद सरस्वती, यानी कि पहला और तीसरा सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। अब दूसरा आपको पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में 1924 में हुआ था। बिहार में किसान जो आंदोलन हुए थे उसके नेता कौन कौन जुड़े थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया। एक आदमी का नाम याद रख के लोग मार देते हैं, सहजानंद सरस्वती। बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, सारा नाम याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में छपे गए सारे सवाल। स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा। उसके बाद राहुल संकीर्तनीय का संबंध किससे था? 1939 में एक अंबारी सत्याग्रह बर्खास्त हुआ था छपरा में, उसमें इनका आंदोलन था। तो अब क्या क्या किसान आंदोलन बिहार के आपके नेता? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंदन शर्मा, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल संकीर्तनीय। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद भी एक तरह के किसान नेता ही कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले
टॉपिक को देखते हैं। आपको अगला टॉपिक है कि बर्खास्त भूमि। ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंदन शर्मा के नेतृत्व में बढ़िया ताल में मुंगेर में विद्रोह हुआ था 1935 या कभी कभी 36 भी लिखता है। ठीक है, तो बर्खास्त भूमि क्या होती है? वैसी भूमि जो कि आपको दी जाती है और उसके लगान आप जब जमा नहीं कर पाते तो वो जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती है ज़मीन, उसको बर्खास्त कहते हैं। तो उसी भूमि की वापसी के लिए एक आंदोलन हुआ था, उसी भूमि आंदोलन को हम बर्खास्त भूमि आंदोलन या बढ़िया ताल आंदोलन कहते हैं। मुंगेर के बढ़िया ताल में हुआ था और ये 1935 या 36 में मान के चलिए इसी के आसपास हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कार्यानंदन शर्मा थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ये प्रश्न पूछा गया अपनी मृत्यु से पहले, यानी कि उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी और उससे पहले भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की स्थापना की थी। ये प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक पेपर था, पत्रिका था हुंकार, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया बीपीएससी में। हुंकार किसी की पत्रिका है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की पत्रिका है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं और कुछ कुछ मुद्दों को और देखते हैं। भारत में मेन नेशनल स्तर पे जो किसान आंदोलन हुए थे, एक चंपारण तो इसमें नेशनल में भी आ जाएगा, लेकिन बिहार में मैंने दिखा दिया। नील विद्रोह के बारे में कल आपने पढ़ा था, जनजातीय विद्रोह में आज ही वीडियो हमने अपलोड किया था कि नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था बंगाल के नदिया जिला में, और दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास के नेता थे। और इसके बारे में नील दर्पण छपा, क्या क्या छपा, सब सारी चीज़ें आपको कल डिस्कस कर चुका हूँ। यूपी में किसान सभा की पहली स्थापना 1918 में हुई थी और कौन कौन नेता थे पूछा जाता है तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय यूपी किसान सभा के नेता थे 1918 में। याद रखिएगा कभी भी कि यूपी पीसीएस में केवल ये नहीं पूछेगा, नेशनल स्तर का आंदोलन था, तो कभी कभी आईएएस में भी पूछा गया और बीपीएससी में भी पूछा जाता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, याद रखिए यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में की गई थी आंदोलन। चलिए, नाई धोबी आंदोलन भी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में ही हुआ था और किसानों द्वारा यूपी के प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। किसान आंदोलन के इसके नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, एका आंदोलन के बारे में हमने आज ही पढ़ा था, 1921 में उत्तर प्रदेश के अवध जिला में हुआ था और हरदोई, बाराबंकी अन्य स्थानों के किसानों द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन। हम कह रहे थे कि लगान पैसे के रूप में भी लिया जा रहा था और अनाज के रूप में भी, यानी कि पैदावार के रूप में भी, तो उसी को नगद में केवल बदलने के लिए आंदोलन हुआ था, क्योंकि 50% केवल पहले ही नगद ये लोग ले लेते थे, उसके बाद पैदावार अलग से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में छपेगा, प्रश्न छाप लीजिए, पीवीआई का होल क्यू। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या फिर इसका नाम आ सकता है अखिल भारतीय किसान सभा। वो जो था बिहार वाला किसान सभा था, ये अखिल भारतीय यानी कि नेशनल स्तर पर है। दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा। जो चीज़ मैं कहता हूँ कि छपेगा वो छपेगा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1936 में की जाती है और इसके स्थान क्या है? लखनऊ में की जाती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वही सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका महासचिव का भी नाम पूछता है, NG रंगा इसका महासचिव होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बिहार में पहली बार किसान सभा 1923 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, मैंने बताया था आपको, मुंगेर में हुआ था। उसके बाद से दूसरा आपको औपचारिक रूप से आपको 1928 में पटना के बिहटा में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में, रिकॉल कर लीजिए एक बार, 1929 में की गई थी। उसकी भी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और इसके महासचिव जो थे आपके NG रंगा जी थे। चलिए आते हैं अगला फैक्ट और थोड़ा सा देखते हैं। बारतौली सत्याग्रह जो था सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था और इसी समय महिलाओं और गांधी जी के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के आपको सूरत जिला में हुआ था। तेभागा आंदोलन के बारे में कल हमने बात किया था, 1946 में बंगाल में हुआ था। इसका क्या नेतृत्व था कि जो बटाईदार थे मेन भूमि के मालिक से कहते थे कि जमींदारों की हिस्सेदारी जो था हाफ से कम करके 1/3, यानी कि अगर 100 में 50 लेते हो तो उसका 33% देने की बात की जा रही थी। आजकल भी अब बटाईदार का यही रेशियो है कि आधा न दे के 1/3 की बात की जाती है। भूदान आंदोलन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अप्रैल 1951 को चलाया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश जिला था, लेकिन अब जिला तेलंगाना हो चुका है और उसका गांव का नाम याद रखिए पोचमपल्ली जिला, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? विनोबा भावे। तो याद रखिए अभी भी आंध्र प्रदेश ही देता है, तो आंध्र प्रदेश ही माना जाता है। भूदान आंदोलन जो था भूमि का दान किया गया और 18 अप्रैल 1951 को हुआ था आंध्र प्रदेश के अभी तेलंगाना में। पोचमपल्ली आपको गांव था, उसी में विनोबा भावे ने इसका नेतृत्व किया था। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछा गया। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया था? भाई राजकुमार शुक्ल ने कराया था। और ये कहा कि मुरली भरवा गाँव के थे, मुरली भरवा जो गाँव है मोतिहारी मोही के थे। ये अनुग्रह नारायण सिंह भी इसके नेता थे, चंपारण सत्याग्रह के। आचार्य देवी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद भी थे। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? भूमि 3/3 भूभाग पर नील की खेती करना क्या था इसका मुख्य मकसद था।
1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो चलिए जेबी कृपलानी को देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ल भी थी, राजेंद्र प्रसाद भी थे, नरहरि पारिक भी थे। मैंने बहुत लोगों का नाम बताया था, लेकिन राम मनोहर लोहिया का संबंध इससे नहीं था, बल्कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। तो क्या होगा इसका आंसर? आपका डी करेक्ट होगा। बाकी सारे ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो था यूरोपियन नील बागानों के विरुद्ध पारित किया गया था कब? मतलब ये महीना पूछा है कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट जो था यूरोपियन नील बागान मालिकों के विरुद्ध पारित किया गया था कब? ये महीना पूछा है, ठीक है। और अगर डेट इनक्लूड करना चाहिए, यही आपको टीआरई में पूछा गया था प्रश्न, टीआरई में यही पूछा गया था। तो 1918 यहाँ 1918 सब में अगर ऐड कर लेते हैं तो 1918 में हुआ था, लेकिन कोई ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं था, बल्कि इसका राइट आंसर क्या था आपका? 4 मार्च 1918 इस करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, चंपारण एग्रीगेरियन जो थी आपको बिल पास कब हुआ था? 4 मार्च एक्ट बना था 4 मार्च 1918 को, और इसमें कहीं मार्च नहीं दिखा था, इसीलिए सारे ऑप्शंस गलत हो गए थे, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल जो था आया कब बिल था? 29 नवंबर 1917 को। इसको भी डेट याद रखिएगा, बिल आया था 29 नवंबर 1917 को। ये डेट भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि अच्छा क्या कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून एग्रीगेरियन एक्ट जो था यूरोपियन नील बागानों के मालिक के विरुद्ध पारित किया गया था? सेम प्रश्न वही है, अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों में यही है कि इसमें केवल महीना दे दिया गया है, ठीक है। ये प्रश्न एग्जैक्ट ये प्रश्न था आपका, ठीक है। तो 1918 डेट यहाँ दे दिया गया, इसीलिए हम 1918 पहले में सब में ऐड किए थे, ठीक है। तो इसका क्या था ऑप्शन? इसमें ई भी था कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ना फरवरी भी नहीं होगा, मई भी नहीं होगा, नवंबर भी नहीं होगा, जून भी नहीं होगा, सारे ऑप्शंस क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि मार्च 1918, यानी कि 4 मार्च 1918 इस करेक्ट आंसर। यही प्रश्न आपके टीआरई वाला था, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? आपको मुंगेर में आपको शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में किया गया था, यानी कि 1929 क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, बस महीना नहीं पूछता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था भाई? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाए? कब? आपको 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था भाई? हुंकार उसका पत्रिका का नाम था। तो क्या हो जाएगा? हुंकार इज करेक्ट आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये क्या थे? बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ही बिहार में किसान आंदोलन और नेशनल स्तर पर करने में बहुत इनकी भूमिका थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपको अध्यक्षता किसने किया था भाई? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा या अखिल भारतीय कांग्रेस किसान सभा ही होता है। इसकी स्थापना 1936 में होती है। कहाँ पर होती है भाई? लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके चेयरमैन वही स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके सचिव महासचिव कौन होते हैं? आपके एनजी रंगा इसके महासचिव हुआ करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, यानी ये महासचिव थे। 1936 में लखनऊ में भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? बात वही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो एनजी रंगा क्या थे? इसके महासचिव थे, बल्कि चेयरमैन कौन थे? आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ज़्यादा प्रश्न लिए हैं इस टॉपिक से, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न अखिल भारतीय किसान सभा वाला ही पूछा जाता है। वह कौन सी जगह थी जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? कौन सी जगह थी भाई मेरे? लखनऊ वो जगह थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, ज्ञानानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, यदुनंदन शर्मैया होगा। तो ये क्या होगा? उपयुक्त में से सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ अखिल भारतीय किसान संयुक्त किसान सभा के गठन कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक से पहले, यानी कि 1950 से पहले की गई थी। उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ना ये थे, ना मोतीलाल थे, ना भगत सिंह थे। हमने कहा कि राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण सत्याग्रह में ये इन्वॉल्व थे। तो क्या होगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे? तो इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, गौरी शंकर भी थे, मदन मोहन मालवीय थे, जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा।
नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहाँ पे हुआ था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल नहीं होगा, साधु वाधु कुछ नहीं था। जमींदारों द्वारा चलाया गया था, ठेकेदारों द्वारा बिल्कुल नहीं होगा। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। रामचंद्र इसके नेता थे। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कल इसके बारे में पढ़ा था कि सरकार को लगान देना बंद करना, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सत्याग्रह की समाप्ति, बिल्कुल नहीं था। लगान का नगद में परिवर्तन क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैसे। एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा भाई? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर, यानी कि अवध के क्षेत्रों में ये आंदोलन हुआ था 1921-22 के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका सफल नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह का 1929 का नेतृत्व किसने किया था? सेम क्वेश्चन आ गया। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो बारदोली आंदोलन में। और कहा जाता है कि महिलाओं ने भी दिया था, तो ऑप्शन के हिसाब से उसको टिक करिएगा। बंगाल के तिभागा आंदोलन, तिभागा लिखा गया, तिभागा होगा कि मांग क्या थी? पहला ऑप्शन की जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे से कम करके 1/3 करना ही क्या था? इसका उद्देश्य था 1/2 से 1/3 कम के करना, क्योंकि आपको बता चुका हूँ ये आंदोलन 1946 में वेस्ट बंगाल में हुआ करता है। तिभागा वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ की गई थी मुस्लिम द्वारा, बिल्कुल नहीं, किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं है। आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली गांव था, पोचमपल्ली गांव था। कब भाई? 18 अप्रैल 1951 को किया गया था। किसके नेतृत्व में? विनोबा भावे, विनोबा भावे के नेतृत्व में। क्या होगा उसका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन से स्थान संबद्ध था? तो क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली इसका हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ पर भाई? आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपको पता है, विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ सेशन आपने देखा बहुत देर तक मेरे साथ, इसके लिए धन्यवाद।